दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन न जाने क्या कारण था जो गरिमा की सास कमला गर्वित और गरिमा को दूर रखने की कोशिश करती थी। उस रात गर्वित जल्दी घर आ गया था। अरे आ गए आप, आज तो जल्दी आ गए। हाँ, वो आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज है, देते रहिए ऐसे सरप्राइज। अच्छा तो अभी मैं खाना बना दूं आपके लिए या बाद में? अभी तो मुझे भूख नहीं है गरिमा, वैसे बना कर रख दो, जल्दी फ्री हो जाना, फिर एक सरप्राइज और दूंगा। अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं करती हूँ किचन का काम खत्म। गरिमा खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी उसकी सास कमला उसके पास आती है। अरे क्या कर रही है बहू? मम्मी जी खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, आज ये भी जल्दी आ गए हैं ना। तो क्या हुआ, जल्दी आ गया तो? पर अभी तो 7:30 ही हुए हैं, अभी तो उसे भी भूख नहीं होगी। हाँ भूख तो नहीं है, पर मैंने सोचा काम करके जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी खाना मत बना, ठंडा हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी बनाने में भी तो घंटा लग जाएगा, फिर 9:30 बजे तक तो खाना ही है। कहा ना तुझे, अभी मत बना। ठीक है मम्मी जी, तो मैं अभी कमरे में जाती हूँ, आप बता देना जब भी बनाना हो। गरिमा अपने कमरे में जाने लगती है, तभी कमला उसे आवाज लगा लेती है। कहाँ जा रही है बहू, यहाँ आ। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसे कर, तू मेरे लिए चाय बना दे, कमरे में बैठकर क्या करेगी अभी? लेकिन मम्मी जी आप तो इस वक्त चाय पीती ही नहीं है कभी। अब क्या चाय भी मुझे तुझसे पूछकर पीनी पड़ेगी? बता भला। मेरा थोड़ा सर भारी हो रहा है, मेरा मन है चाय पीने का। अच्छा बना देती हूँ। और साथ में थोड़े से पकौड़े भी बना देना, चाय के साथ पकौड़े खाने का मन हो रहा है। ठीक है मम्मी जी। कमला कुछ भी करके गरिमा को बस काम में लगाए रखना चाहती थी, ताकि वो कमरे में ना जा पाए। और बेचारी गरिमा रसोई में चाय और पकौड़े बनाने लगती है। सब हो जाए तो रसोई अच्छे से साफ कर देना। लेकिन मम्मी जी अभी खाना तो बनाना ही है, उसके बाद एक साथ कर लूंगी सफाई। नहीं नहीं, गंदी रसोई में खाना नहीं बनाना, पूरी अच्छे से साफ करनी है, फिर ही खाना बनाना है। ठीक है मम्मी जी। तभी गर्वित भी फ्रेश होकर वहाँ आ जाता है और देखता है कि गरिमा किचन साफ कर रही थी। गरिमा तुम्हें 1 घंटा हो गया, अब तो काम हो गया होगा ना पूरा? नहीं अभी तो। फिर साफ क्यों कर रही हो? चलो जो भी है, थोड़ा बहुत छोड़ दो, मम्मी कर लेंगी, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मुझे थोड़ा बाजार का काम है, हम दोनों बाजार चलते हैं। लेकिन बेटा अभी तो सारा रोटी सब्जी बनाने का काम पड़ा है। क्या? फिर इतनी देर से गरिमा रसोई में क्या कर रही है? वो मैं चाय और पकौड़े बना रही थी। लेकिन इस वक्त चाय और पकौड़े कौन खा रहा था? वो बेटा मैंने ही कहा था, मेरा जरा सर में दर्द हो रहा था। मम्मी सिर में दर्द हो रहा था तो पकोड़े खाने की क्या जरूरत थी? तला हुआ नहीं खाना चाहिए था ना आपको? अब खाने के लिए भी मुझे सबसे पूछना पड़ेगा? बताओ भला, कभी कभी तो कुछ खाती हूँ मैं। इसका मतलब अभी तक खाना नहीं बनाया है? खाना तो मैं अब बनाऊंगी। मम्मी अब खाना आप बना लेना, अब तो आपका सिर का दर्द सही हो गया होगा ना, हम दोनों बाजार जाकर आते हैं जरा। तभी कमला जानबूझकर सर दर्द होने का नाटक करती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। नहीं बेटा, सच में बहुत दर्द हो रहा है, अगर दर्द ना होता तो मैं जरूर सारा काम कर लेती। हाँ मम्मी जी से नहीं होगा, रहने दीजिए, आप ही चले जाइए बाजार, हम फिर कभी चल देंगे, मम्मी जी अभी ठीक नहीं है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। गर्वित वहाँ से बाजार चला जाता है और कमला अपनी चालाकी पर खूब खुश होती है और मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसका पति किशन लाल बैठकर नॉवल पढ़ रहा था। क्या बात है, बड़ी मुस्कुराती हुई आ रही हो, कौन सा तीर मार कर आ रही हो? अरे कुछ नहीं जी, मैंने तो क्या तीर मारना। लगता है तुम्हारा सिर का दर्द ठीक हो गया है ना? ये बात सुनकर कमला हैरान हो जाती है। पर आपको कैसे पता मेरा सर दर्द हो रहा था? जब तुम बाहर बैठकर सिर दर्द का नाटक कर रही थी तो मुझे सब सुनाई दे रहा था, मैं तुम्हारे पीछे ही था। आप मुझ पर हर वक्त नजर गड़ाए रखते हैं क्या? हाँ यही समझो, जानबूझकर तुमने गरिमा को गर्वित के साथ जाने नहीं दिया। हाँ नहीं जाने दिया, तो इससे आपको क्या लेना देना? घर की औरतों के मामलों में आप दखल मत दो। जब से गर्वित की शादी हुई है मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम गरिमा को उससे दूर ही रखती हो, क्यों भला? अरे तो क्या करूँ, न्यूछावर कर दूं अपने बेटे को उस कल की आई लड़की पर? न जाने कैसी लड़की है, 2 महीने में पता थोड़ी ना लगता है। इतना भरोसा भी नहीं है तुम्हें अपनी बहू पर? फिर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी बेटे की। ऐसे कैसे न करती, शादी करनी तो जरूरी है, बस डर ये है कि कहीं वो मेरे बेटे को मुझसे छीन न ले, इसीलिए थोड़ा हिसाब से ही रखती हूँ। ये तुम सही नहीं कर रही हो कमला, इससे उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, रहते तो साथ ही हैं, बस मैं ज्यादा चीपा चीपी नहीं करने देती। देख लेते हैं तुम्हारी इस करतूत का क्या नतीजा निकलता है। अब आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए, इस उम्र में कहीं दिमाग की नस न फट जाए।
जोर देने से। आराम से अपनी किताब पढ़िए बस। अगले दिन सुबह सब उठ गए और गर्वित एक्सरसाइज कर रहा था। ओह गरिमा, मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना देना आज, मेरा पोहा खाने का मन है। ठीक है, आप कितनी देर में नाश्ता करेंगे? अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 1 घंटे में सब करके आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तब तक नहा लेती हूँ। गरिमा आधे घंटे में तैयार होकर किचन में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी कमला उसके पास आ जाती है। बेटा क्या कर रही है? मम्मी जी नाश्ता बना रही हूँ, आधे घंटे में गर्वित भी तैयार होकर आ जाएंगे, बाकी सबके लिए भी बना रही हूँ। बेटा गर्वित ने अभी मुझे बोला है कि अभी उसे 1 घंटा और लग जाएगा। अच्छा, मुझसे तो नहीं कहा, तो मैं आपके और पापा जी के लिए बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, फिर सब साथ ही कर लेंगे, तब तक गर्वित भी आ जाएगा। अच्छा ऐसा कर, तू छत पर जा, कपड़े सुखा कर आ, मैं रख कर आई हूँ ऊपर सुखाने के लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं सुखा कर आती हूँ। गरिमा छत पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर 3 बाल्टी में काफी सारे कपड़े रखे थे। गरिमा खुद से कहती है, अरे इतने सारे कपड़े कैसे हो गए? पता नहीं मम्मी जी भी ना सारे कपड़े ही धो देती है। वहीं गर्वित तैयार होकर रसोई में जाता है और देखता है कि गरिमा वहाँ नहीं थी। मम्मी ये गरिमा कहाँ है? मैंने उससे बोला था कि 1 घंटे में मेरे लिए नाश्ता बना देना। अच्छा, लेकिन वो तो ऊपर कपड़े सुखाने गई है आधे घंटे से। इसे बस हर वक्त घर के काम की लगी रहती है, मेरा तो कभी नहीं सोचती। अरे बेटा गुस्सा मत कर, देख मैंने तेरे लिए पहले से ही पोहा बना कर रखा है, मुझे पता था तूने पोहा ही खाना है। अरे वाह मम्मी, माँ तो माँ ही होती है। कुछ देर के बाद गरिमा कपड़े सुखाकर नीचे आती है और देखती है कि गर्वित नाश्ता कर रहा था। अरे ये क्या, आप तो लेट आने वाले थे ना, फिर जल्दी कैसे आ गए? मैंने तुमसे 1 घंटे का कहा था, तो मैं 1 घंटे में ही आया था। लेकिन मैं तो बस कपड़े सुखाने गई थी, वो तो मुझे। तभी कमला उसकी बात काट कर बीच में ही बोल देती है, अरे बस कर, छोड़ो अब, तो क्या हुआ, मैंने बना दिए, गरिमा ने बना दिए, एक ही बात है। गर्वित इस बात पर गरिमा से थोड़ा नाराज था और नाश्ते के बाद वो ऑफिस चला जाता है और वहीं कमला मन ही मन खुश हो रही थी। कमला मन में कह रही थी, हाँ हाँ मजा आ गया, बस मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। शाम के वक्त जब गर्वित घर आता है तो वो सीधा कमरे में चला जाता है और गरिमा उसके पास जाती है। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं। सॉरी ना बाबा, मुझे मम्मी जी ने बोला था कि आप लेट आओगे, इसीलिए मैंने पोहा नहीं बनाया था। कोई बात नहीं, घर के काम ज्यादा जरूरी है, मेरा क्या है। ऐसी बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके। गरिमा बार बार गर्वित को मनाने की कोशिश कर रही थी। तभी गरिमा गर्वित का हाथ पकड़ लेती है और उसे गले से लगा लेती है। अगर मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं रोती रहूंगी, देखना। तभी गर्वित हंसने लग जाता है। ये अच्छी धमकी है एक तो तुम्हारी। प्लीज। चलो ठीक है, माफ कर दिया। पक्का ना, आप नाराज तो नहीं है ना अब मुझसे? नहीं हूँ, लेकिन अब आगे से ऐसे मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं करूंगी, और मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, और आज जल्दी से काम खत्म कर लेना और कमरे में टाइम से आ जाना। मैं पहले ही कह रहा हूँ, लेट मत करना। हाँ हाँ करूंगी, वो मम्मी जी मुझे जल्दी खाना बनाने ही नहीं देती। तभी कमला उनके कमरे के बाहर से निकल रही थी और उनकी आवाज सुनकर वो वहीं रुक जाती है। तो मम्मी की कोई बात मत सुनो, बस जाकर जल्दी से काम खत्म कर लो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। गरिमा ने शर्माते हुए कहा, हाँ हाँ आज मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, पक्का। ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर से नाराज हो जाऊंगा, देख लेना। नहीं नहीं प्लीज, आप नाराज मत होना, आप नाराज होते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सच्ची। हाँ तो जाओ, चलो चलो जल्दी जाओ, सब कर लो। कमला वहाँ से जल्दी से चली जाती है और गरिमा किचन में चली जाती है। कमला खुद से कहती है, अच्छा तो आज इनकी ये प्लानिंग बन रही है, अभी पानी फेरती हूँ इस पर। वहाँ से कमला रसोई में गरिमा के पास चली जाती है। क्या कर रही है बेटा? मम्मी जी खाना बना रही हूँ। अच्छा ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। ये सुनकर गरिमा काफी खुश हो जाती है। नहीं मम्मी जी मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं बेटा, काम तो मिलजुल कर ही करना चाहिए। गरिमा और कमला दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। गरिमा बहुत खुश थी क्योंकि आज सारा काम टाइम से हो गया था। गरिमा खुद से कहती है, शुक्र है आज तो टाइम से हो गया काम, अब जल्दी से कमरे में चली जाऊंगी, आज गर्वित भी खुश हो जाएंगे। वही सब खाना खा लेते हैं और गर्वित अपने कमरे में चला जाता है और गरिमा के आने का इंतजार करता है। बेटा बस बर्तन धो ले, फिर तो फ्री है, आज टाइम से सो जाना। गरिमा थोड़ी देर के बाद बर्तन धोकर आती है और वो देखती है कि उसकी सास वही हॉल में बैठकर माला जप रही थी। मम्मी जी सारा काम हो गया और आप अभी तक सोने नहीं गई? मैं माला जप रही हूँ बेटा, बस अब सोने ही जा रही हूँ, तू भी सो जा। गरिमा अपने कमरे में जाने लगती है और तभी कमला की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी गरिमा मुड़कर देखती है तो कमला जमीन पर पैर पकड़कर बैठी थी। आह हे राम, बड़ा दर्द हो रहा है,
गरिमा भागती हुई कमला के पास आती है। मम्मी जी, ये क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मैं तो उठी थी, अचानक से पैर फिसल गया, सोने ही जा रही थी मैं भी। ओहो मम्मी जी, आप भी ना ध्यान रखा करो, अब तो उठा ही नहीं जा रहा, लगता है मोच आ गई पैर में। हाँ, मैं पापा जी को बुलाती हूँ या गर्वित को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, उनको क्यों परेशान करना, इनको भी नींद आ गई होगी। अच्छा चलो, मैं आपको सहारा देती हूँ, आपके कमरे तक ले जाती हूँ। कमला गरिमा का सहारा लेकर धीरे धीरे उठती है और गरिमा उसे कमरे तक लेकर जाती है। मम्मी जी, अब आप आराम कीजिए, अब ये मोच तो 2-4 दिनों में ही सही होगी। नहीं नहीं बेटा, मेरे पास एक तेल है, उसे लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा हाँ, बस थोड़ी ज्यादा देर तक उसकी तेल मालिश करनी पड़ती है। ठीक है मम्मी जी, तो वो तेल लगा लो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बेटा मैं कैसे तेल लगाऊंगी, तू ही लगा देना। गरिमा अचानक परेशान हो गई थी क्योंकि उसने गर्वित को वादा किया था और वहीं गर्वित भी गरिमा का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ बेटा? अच्छा चल, तेरा मन नहीं है तो तू मत लगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं लगा देती हूँ, बस बेटा 20-25 मिनट मालिश करनी है, फिर देखना सुबह तक मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। गरिमा को बहुत बुरा लग रहा था कि आज फिर से उसने गर्वित को नाराज होने का मौका दे दिया था। कितनी अच्छी है मेरी बहू। वही कमला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कमला खुद से कहती है, देखा फेर दिया ना पानी, बस थोड़ा सा नाटक करना होता है। और गरिमा गर्वित के पास भी नहीं फटक पाती। असल में कमला गिरी नहीं थी, बल्कि सिर्फ नाटक कर रही थी और ना ही उसके पैर में कोई मोच आई थी। बेटा बहुत दर्द हो रहा है, बस ये तेल असर कर जाए। हाँ मम्मी जी, आप कह रही हैं तो असर कर ही जाएगा। गरिमा काफी देर तक कमला के पैर की मालिश करती रहती है और उसे आधा घंटा हो जाता है। मम्मी जी, आधा घंटा हो गया है, इतनी मालिश काफी होगी? हाँ बेटा, अब तू सो जा, ऐसे तुझे भी खामखा लेट करवाया। कोई बात नहीं मम्मी जी। गरिमा जल्दी से कमरे में पहुंचती है और देखती है कि गर्वित को नींद आ चुकी थी और गरिमा काफी उदास हो जाती है। गरिमा खुद से कहती है, गर्वित आई एम सो सॉरी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? गरिमा खुद पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन सब के पीछे कमला की सोची समझी चाल थी। अगले दिन सुबह गर्वित उठता है और सीधा अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी, मेरे लिए नाश्ता बना दो। मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। क्या बनाना है? नहीं, मम्मी बना देगी, तुम बाकी काम कर लो। गरिमा समझ गई थी कि गर्वित उससे नाराज क्यों था। अरे तो क्या हुआ बहू, मैं बना देती हूँ, एक ही बात है। कमला गर्वित के लिए नाश्ता बनाती है और गर्वित जल्दी से नाश्ता करके काम पर चला जाता है। क्या हुआ बहू, कोई बात है क्या? वो मम्मी जी, कल मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना कमरे में, तो ये नाराज हो गए मुझसे। अरे इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पत्नी को पति के लिए वक्त से ज्यादा मौजूद भी नहीं रहना चाहिए, वरना कदर नहीं होती। अच्छा सच में? और क्या, तो तू तो मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ, वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो सही होगा। गरिमा को लगा कि उसकी सास उसके भले के लिए कह रही है, लेकिन ये भी कमला की एक चाल थी। पर मम्मी जी, फिर भी एक बार ये शाम को घर आए तो आप इनसे कह देना कि आपके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। हाँ हाँ कह दूंगी, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। हाँ मैं कहूंगी, तो वैसे भी मेरा विश्वास नहीं करेंगे, आप ही कह देना। शाम के वक्त जब गर्वित घर आता है तो वो नजरें चुराकर नाराजगी से कमरे में चला जाता है और गरिमा भी उसके पीछे जाती है। गर्वित सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कोई बात नहीं करनी, रोज रोज की सॉरी से परेशान हो गया हूँ। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, कारण तो सुन लीजिए कि मैं क्यों नहीं आ पाई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा आप मुझे नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं, मम्मी जी बता देंगी, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, काम कर लो, काम जरूरी है। गरिमा वहाँ से चली जाती है और उसे उम्मीद थी कि उसकी सास उसके पक्ष की बात करेगी। तो सब लोग खाना खाने के लिए साथ बैठते हैं। अरे गर्वित बेटा, क्या बात है, आज नाराज सा लग रहा है बहू से। कुछ नहीं पापा। तभी गरिमा अपनी सास को इशारा करती है। क्या हुआ बेटा, क्यों नाराज है बहू से? मम्मी मैं तो नाराज नहीं हूँ, आपको किसने कहा है? मुझे तो गरिमा ने ही कहा था कि तू नाराज है, तो इसने बोला कि मैं तेरे से बात करूं। हाँ आप ही बात कर लो, इससे तो बात होती नहीं है, इसे काम से फुर्सत मिले तो ना। बेटा बहू पर क्यों नाराज हो रहा है, ये सब तेरी माँ का किया धरा है। मैं कुछ समझा नहीं। ये बात सुनकर कमला अचानक चौंक जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? बस मुझे सब पता है कमला, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। गर्वित और गरिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये तुम्हारी माँ को लग रहा है कि गरिमा तुम्हें उससे दूर कर देगी, इसीलिए वो बार बार गरिमा को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। तू खुद सोच बेटा, जब भी तेरा कोई काम होता है तो गरिमा गायब कैसे हो जाती है? क्या गरिमा ऐसा चाहती है?
गर्वित अपने पापा की ये बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुझे पता है, कल भी गरिमा बेटी कब से काम करके फ्री हो गई थी, लेकिन तभी तेरी माँ ने गिरने का नाटक किया। इसे कोई मोच वोच नहीं आई थी और बेचारी गरिमा आधे घंटे तक इसका पैर मसलती रही। लेकिन मेरे पैर में सच में मोच आई थी। अच्छा, ऐसी भला कौन सी मोच होती है जो रातों रात ठीक हो गई? ऐसा कौन सा जादुई तेल था तुम्हारे पास? किशन लाल की ये बात सुनकर गरिमा का भी दिमाग चलने लगता है। बेटा, तू अपने बाप की बातों में मत आ। कमला जानती थी कि किशन लाल सच कह रहा है, इसीलिए वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है। मम्मी, क्या पापा सही कह रहे हैं? नहीं तो बेटा, मैं भला ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। तो फिर मुझे ये बताइए कि आपकी मोच एक रात में ठीक कैसे हो गई? बेटा, वो तो तेल ही ऐसा था। अच्छा, मुझे भी दिखाओ कौन सा तेल है। गरिमा, जाओ लेकर आओ वो तेल। अभी लाती हूँ। तो गरिमा कमरे से तेल लेकर आती है और गर्वित उसे चेक करता है। मम्मी, ये तो नवरत्न तेल है, इससे कब से मोच ठीक होने लगी? नहीं नहीं बेटा, वो। कमला, बस भी करो। और कितना झूठ बोलोगी? एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल रही हो। चाहे मैंने झूठ बोला या सच बोला, पर मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना। तुम अपने बेटे का नुकसान कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? मम्मी, आपकी वजह से मेरे और गरिमा के बीच कितनी दूरी आने लग गई, और आप अभी भी मानने को तैयार नहीं है। गरिमा भी ये सच जानकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। मम्मी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, आपकी हर बात सुनती हूँ, और आपने ये सब किया। ज्यादा मत बोल, तू इस घर की बहू है, बेटी मत बन। पर मैं किसी की तो बेटी हूँ ना। मम्मी जी, आप भी तो किसी की बेटी थी। क्या आपकी सास ने भी आपके साथ ऐसा किया था? नहीं नहीं बेटा, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, कभी भी कमला को कुछ नहीं कहती थी। अब ज्यादा अपनी माँ की तारीफें मत कीजिए। मम्मी, दादी के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, और वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी अचानक डोर बेल बजती है। अरे, रात के 10 बजने वाले हैं, इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूँ पापा। गर्वित जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने उसकी बहन आस्था बड़ा सा सूटकेस लिए खड़ी थी। गर्वित हैरान हो जाता है। अरे आस्था, तुम इस वक्त, वो भी इतना सारा सामान लेकर? क्या बात है? पहले मुझे अंदर तो आने दो। आस्था को इस तरह से देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। अरे आस्था बेटा, इस वक्त अकेली कैसे आई है? ये सामान सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? पापा, मुझे देखकर आपको लग रहा है क्या सब ठीक है? अगर ठीक होता तो आती क्या ऐसे? तो क्या हुआ बेटा, ऐसी क्या बात होगी जो रात में तुझे आना पड़ा? हाँ, मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब ये सब छोड़ो। मेरा दिमाग फट रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। पर बेटा, बात तो बता, क्या हुआ है? दीदी, आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। हाँ भाभी प्लीज, एक आप ही मुझे सही से समझती हैं। गरिमा अपनी ननद आस्था के लिए कॉफी बनाने चली जाती है। आस्था बेटी, शांत हो जा। अभी हम तुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करते, कल करेंगे। मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ पापा, आस्था थोड़ी परेशान लग रही है, अभी थोड़ा रिलैक्स होने दो, हम कल बात कर लेंगे उससे। बेटा, मुझे तो बता दे क्या बात हुई है। मम्मी प्लीज, आपको समझ में नहीं आता क्या? एक बार मुझे आराम से बैठने तो दो, आते ही मेरे पीछे लग गई हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर। तभी गरिमा कॉफी लेकर आ जाती है। दीदी, आप आराम से कॉफी पीजिए। हाँ भाभी, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो आपकी सास सही है। मेरी सास तो इतनी बुरी है कि पूछो ही मत। अच्छा, अब मैं समझी, ये सारा तेरी सास का किया धरा है, उसकी वजह से तुझे यहाँ आना पड़ा। हाँ मम्मी, और आपने ही तो मुझे कहा था कि सास की कोई बात बर्दाश्त नहीं करनी, तो इसीलिए मैं आपकी सीख पर ही चल रही हूँ। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं मम्मी, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अरे ऐसी थोड़ी ना मैं तेरा घर उजाड़ने दूंगी। ये बात सुनकर गर्वित हंसने लग जाता है। एक तो आप आस्था को उसकी सास के खिलाफ भड़काती हैं, और मेरा घर तो आप उजाड़ने पर आ गई थी, अब आस्था का घर क्या बचाएंगी? ये सुनकर आस्था हैरान हो जाती है। क्या मतलब है गर्वित, मम्मी ने क्या किया? आस्था, तुम अभी आई हो, बहुत टाइम बाद, सब पता लग जाएगा धीरे धीरे कि क्या किया है मम्मी ने। मम्मी बताओ ना, क्या बात है? अरे कुछ नहीं है, ये सब तेरे पापा का किया धरा है। चलो गरिमा, हम सोने चलते हैं। अरे बहू, रसोई में बर्तन पड़े हैं धोने वाले, वो तो धो दे। कोई जरूरत नहीं है अभी बर्तन धोने की, गरिमा कल धोएगी बर्तन। हाँ मम्मी जी, कल धो दूंगी। अच्छा, तो अब तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसे करोगे? अपने पापा की बातों में आ गया है गर्वित तू। लेकिन पापा ने जो कहा है वो पूरा सच था, मुझे पापा की आदत पता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। गरिमा और गर्वित अपने कमरे में चले जाते हैं और कमला उन दोनों के इस व्यवहार से चिढ़ जाती है। देख, बहू के तेवर और बेटा भी ऐसा हो गया है। अरे मम्मी, मुझे ये सब नहीं देखना,
मैं तो खुद परेशान होकर आई हूँ। फालतू का ड्रामा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कमाल है, मेरी बात तो ना मेरा बेटा सुनता है ना मेरी बेटी। मैं तो सोने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह ही आस्था का पति अभय उसे लेने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। अरे जीजा जी, कैसे हैं आप? आइए आइए। आओ बेटा आओ। नमस्ते पापा जी। बेटा, क्या बात हो गई? मम्मी जी, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, बस आस्था को ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। छोटी छोटी घरेलू बातें हैं बस। कोई बात नहीं बेटा, हम आस्था को भी समझाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर नहीं छोड़ा करते। हाँ पापा जी, वैसे आस्था है कहाँ? जीजा जी, वो अपने कमरे में है, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। गर्वित आस्था को बुलाने जाता है और आस्था आराम से मोबाइल में गेम खेल रही थी। आस्था, जीजा जी आए हैं, चलो बात कर लो। मुझे कोई बात नहीं करनी। ऐसे क्यों कह रही हो? जीजा जी खुद चल कर आए हैं। तो मैं क्या करूं? मुझ पर कोई एहसान थोड़ी ना किया है। तुम जाओ यहाँ से। गर्वित वहाँ से चला जाता है और आस्था अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या हुआ गर्वित, नहीं आई ना वो? हाँ जीजा जी, लगता है ज्यादा ही नाराज है। मम्मी जी, पापा जी, आप ही समझाइए उसे। अब मैं आस्था को लेने आया हूँ, जो भी बात होगी हम घर पर जाकर कर लेंगे, और अब वही तो है उसका घर। हाँ भाई बेटा, तुम सही कहते हो। अभी मैं उसे समझा कर लेकर आता हूँ, रुको। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर मेरी बेटी नहीं जाना चाहती तो? लेकिन मम्मी, जीजा जी उन्हें खुद लेने आए हैं, फिर भी दीदी ऐसे कर रही है, ये गलत बात है। अरे हमें क्या पता क्या बात हुई है? पूरी बात तो सुनूं आस्था की, तभी तो जाकर पता लगा पाऊंगी कि किसकी गलती है। किशन लाल आस्था को बुलाने जाता है, लेकिन आस्था दरवाजा नहीं खोलती। बेटा दरवाजा खोलो, एक बार दामाद जी से बात तो कर लो। मुझे कोई बात नहीं करनी। उन्हें कह दो कि मेरी लड़ाई उनसे कम और मेरी सास से ज्यादा है। मेरी सास मुझे क्यों नहीं लेने आई? आस्था इतनी जोर जोर से बोल रही थी कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को सब सुन रहा था। हाँ बेटा बता, समधन जी क्यों नहीं आई? मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है। जब से आस्था घर छोड़कर गई, उन्होंने ये बात अपने दिल से लगा ली है। ऐसा भी कोई उनका बहू से प्यार नहीं है कि दिल से लगा ले? लेकिन मम्मी जी, आप मेरी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। आप नहीं जानती ना कि क्या बात है। तो दामाद जी आप ही बता दो, क्या बात है? मम्मी जी, मुझे भी पूरी बात नहीं पता है। मैं कहाँ दिन भर घर पर रहता हूँ। इनकी सास बहू की आपस की बात है। तो फिर ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करके ही इसे भेजूंगी। इसका मतलब आप आस्था को कुछ नहीं समझाएंगे और उसे नहीं भेजेंगे मेरे साथ? नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं है। आस्था बहुत जिद पकड़ कर बैठी है, आप देख ही रहे हैं। पापा के जाने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल रही है। अभय को देखकर काफी गुस्सा आता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आस्था से कहना कि मैं दोबारा उसे लेने नहीं आऊंगा। रुकिए जीजा जी। लेकिन अभय नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा गर्वित, जाने दे दामाद जी को, हम आराम से आस्था से बात करेंगे। आप तो रहने दीजिए, आप आस्था को शय दे रही हैं। थोड़ी देर के बाद आस्था अपने कमरे से बाहर आती है। आस्था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जीजा जी की बेइज्जती हुई है इस घर में। हाँ आस्था, ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? तुम चुप रहो कमला, तुम्हारे इस व्यवहार से ही ये सब खराब हो गया। लेकिन पापा, आप नहीं जानते मेरे साथ उस घर में क्या क्या होता है। हमें कैसे पता लगेगा? तुम हमें बताओगी तभी पता लगेगा ना। आस्था, समस्या बताने से ही समस्या का हल हो सकता है। अब मेरी बेटी कह रही है कि वो किसी समस्या में है, तो सच ही कह रही होगी ना। बताओ आस्था, क्या बात है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आस्था देखो, तुम्हारी सास मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन कम से कम वो तुम्हें जीजा जी से दूर तो नहीं करती होगी ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हारी सास ने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हारे और जीजा जी के बीच दूरियां आ जाएं? तुम एक दूसरे से नाराज रहने लगो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब तुम्हारी सास गरिमा की सास से तो बहुत अच्छी है। क्या मतलब? मम्मी ने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें पता है, मम्मी जानबूझकर गरिमा को काम में लगाए रखती थी ताकि वो मेरे साथ वक्त न बिता सके। ये तो मुझे पापा ने सारी सच्चाई बताई थी। मम्मी, क्या ये सब सच है? अरे घर की बेटी के ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हाँ दीदी, ये सब सच है, लेकिन मैंने कभी भी मम्मी जी का विरोध नहीं किया। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि सास माँ की तरह होती है और मैंने इन्हें माँ की तरह ही समझा, इनकी हर बात मानी। हाँ बेटा, गरिमा बहुत अच्छी बहू है, लेकिन कमला को इसकी कदर नहीं है। इसे लगा कि ये गर्वित को छीनने आई है। मम्मी, आप भी कमाल करती हो सच में। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। अब मैं सुधर गई हूँ। अब मुझे भाषण देना बंद करो। तभी कमला का फोन बजता है और वो आस्था की सास सुमन का फोन था। अरे आस्था, तेरी सास का फोन आ रहा है, तो बात कर लीजिए अगर करनी है तो। ठीक है। कमला फोन उठाती है। कॉल पर, समधन जी, अभय आस्था को लेने आया था, वो क्यों नहीं आई? देखिए समधन जी, ये सारी बातें तो हम आपस में बैठकर ही करेंगे, फोन पर इतनी बात होती ही कहाँ है। लेकिन समधन जी,
मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम कीजिए, ठीक हो जाइए, फिर आ जाना बात करने। ठीक है, जरा फोन पर बात करवा दो उससे। वो नहीं करेगी। और वैसे अगर आपको अपनी बहू की इतनी ही परवाह थी तो आपको भी उसे लेने आना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मेरी तबीयत नहीं थी। तो ठीक है, आप पहले तबीयत ठीक कर लीजिए, फिर बहू की याद आ जाए तो उसे लेने आ जाना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी मेरी बहू को लेने। 2 दिन के बाद शाम के वक्त गर्वित और गरिमा बाजार चले जाते हैं और थोड़ी देर में उनके घर पर आस्था की सास सुमन आ जाती है। समधन जी, मैं मेरी बहू को लेने आई हूँ। हाँ हाँ, आप ही की बहू है, आप बिल्कुल लेकर जाइए। लेकिन पहले मुझे बात तो बताइए, क्या हुई है? आप आस्था को बुला लीजिए, हम तीनों बैठकर बात कर लेते हैं। वैसे आपकी बहू, बेटा और भाई साहब नजर नहीं आ रहे। बहू बेटे तो बाजार गए हैं और आस्था के पापा रात तक घर आ जाएंगे। अच्छा, आस्था को बुला लीजिए आप। तभी आस्था खुद वहाँ आ जाती है। कैसी हो बेटा? तो आस्था अपना मुंह फेर लेती है। बेटा, इस तरह से नाराज नहीं होते, आज वक्त मिला है आपको आने का। बेटा, तेरे जाते ही मैं बीमार हो गई थी, तेरे जाने का दुख लग गया था मुझे। अच्छा, पर इतना प्यार करती हो तो मुझे जाने ही क्यों देती? ऐसा मत कहो बेटा, तुझे पता है ना मैंने तुझे जाने नहीं दिया, तू खुद जिद करके आई थी। लेकिन ऐसी जिद क्यों की? कुछ तो किया होगा ना आपने भी। समधन जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए जो भी बात है। आस्था, बताओ क्या बात है? मम्मी, मुझे उस घर में नहीं जाना, मैंने कोई बात नहीं करनी। आस्था फिर से गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो असली बात नहीं बताती। देखा समधन जी, आस्था कोई भी बात नहीं कर रही। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, आप अपनी बेटी को समझाइए। मैं उसकी एक एक बात की शिकायत नहीं लगाने आई हूँ। लेकिन क्या समझाऊं उसे मैं? उसे सिखाओ कि ससुराल में कैसे रहा जाता है और सास से कैसे बात की जाती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, अब चलती हूँ। सुमन वहाँ से चली जाती है और वो भी कुछ सामान लेने के लिए बाजार पहुँच जाती है, जहाँ उसे गर्वित और गरिमा मिलते हैं। गरिमा और गर्वित सुमन के पैर छूते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो, अभी आपके घर से ही आ रही हूँ। ओह अच्छा, माफ करना, हम घर नहीं थे, हमें पता होता कि आप आएंगी तो हम घर पर ही रहते। आंटी जी, वैसे क्या बात हुई? आस्था दीदी मान गई क्या? नहीं बेटा, वो मान ही नहीं रही। लेकिन आंटी जी, आस्था ने हमें कोई बात नहीं बताई, आखिर वो क्यों ऐसे ही घर छोड़कर आ गई है? क्या हुआ है? देखो बेटा, वो मेरी बहू है और मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, लेकिन आस्था मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करती है। गर्वित और गरिमा ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या सच में आंटी जी? लेकिन वो तो हमें ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसके साथ सच में गलत हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे ताने देती है और मैं तो उससे ज्यादा काम भी नहीं करवाती। वो जाते हुए मुझे गलत बोल कर गई थी। बताइए, उसने क्या कहा आपको? कहा कि घर से जब बहू चली जाती है तो लोग सास को ही गलत ठहराते हैं और वो हर हाल में मुझे नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन ये बात तो आस्था की बहुत गलत है। बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से भी कुछ नहीं कहा, तुम भी कुछ मत कहना। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर ना खराब हो और मेरा बेटा बहू दोनों सुखी रहे। लेकिन आस्था दीदी ऐसा क्यों कर रही है? मैं नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी माँ ही उसे मेरे खिलाफ भड़काती होगी। हाँ आंटी जी, ये हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, मुझे यकीन है। हाँ बेटा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम्हारी माँ एक दिन आस्था से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और वो उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रही थी। इसी वजह से आस्था मेरे साथ गलत व्यवहार करती है। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, सबसे पहले तो मेरी माँ का ही सही होना जरूरी है, इसके बाद ही आस्था को अकल आएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं तो सच में बहुत दुखी हूँ कि मेरी बहू घर से चली गई है। नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए। हाँ, हम इस बारे में कुछ सोचते हैं। गर्वित और गरिमा घर आ जाते हैं, लेकिन वो घर पर कोई बात नहीं बताते। गर्वित बेटा, आज आस्था की सास आई थी। अच्छा, तो आस्था साथ क्यों नहीं गई? आपने समझाया नहीं आस्था को? अरे मैं क्या समझाऊं, सारी गलती उसकी सास की है। मम्मी, सास तो गलत ही होती है हमेशा। वही तो मैं कह रही हूँ कि मैंने मेरी बेटी को गलत के आगे झुकना नहीं सिखाया। बहुत अच्छी बात है मम्मी। चलो छोड़ो, गरिमा बेटा खाना बना ले। गरिमा आज खाना नहीं बनाएगी। चलो गरिमा, मेरे साथ चलो। अरे क्या हुआ? मम्मी जी, अब थोड़ा हाथ पैर आपको भी चलाना चाहिए, ऐसे तो आपके शरीर में जंग लग जाएगी। आज खाना आप बना लीजिए। हाँ मम्मी, गरिमा तो रोज ही बनाती है, आज का सारा काम आप कर लो। कमला ये देखकर हैरान रह जाती है। गर्वित और गरिमा कमरे में चले जाते हैं। अरे ये अचानक से इन दोनों को क्या हो गया? अब गरिमा अपनी सास के साथ तेवर दिखाकर बात करती थी और अपनी सास की कोई बात भी नहीं मानती थी। कुछ दिनों के बाद, क्या हुआ मम्मी, आजकल तो भाभी काम ही नहीं करती? वही तो मैं कह रही हूँ, इसके तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप इन्हें सीधा करके क्यों नहीं रखती? कैसे करूँ?
गर्वित भी तो साथ दे रहा है उसका। अकेली होती तो कर भी देती। तभी डोर बेल बजती है और आस्था दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर पोस्टमैन आया था। मैडम, ये आस्था के नाम से पोस्ट आई है। हाँ, मैं ही हूँ, दीजिए। पोस्टमैन पोस्ट देकर चला जाता है। आस्था जैसी वो लिफाफा खोलती है, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। आस्था वो पोस्ट देखकर रोने लग जाती है। उसके हाथ में एक कार्ड था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मम्मी, ये नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? देखो ना मम्मी, ये। तभी आस्था वो कार्ड कमला को देती है। ये आस्था के पति अभय की शादी का कार्ड था। हे राम, ये तो अभय की शादी का कार्ड है। हाँ मम्मी, ये तो दूसरी शादी कर रहे हैं, परसों शादी है। कमला और आस्था ये बात जानकर चौंक जाते हैं। रो मत बेटा, मैं अभी फोन करती हूँ। ऐसे कैसे दूसरी शादी कर देंगे? हाँ मम्मी, ये बात तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मैंने इतना थोड़ी ना सोचा था। तभी वहाँ पर किशन लाल और गर्वित भी आ जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? देखो ना पापा, अभय दूसरी शादी कर रहे हैं, कार्ड भेजा है। अरे तो करने दो, तुझे तो वैसे भी उस घर में नहीं रहना। अरे ऐसे कैसे करने दूं? अरे तो तुम ही तो कह रही थी कि बेटी को कहीं झुकना नहीं सिखाया, हम इसकी दोबारा शादी कर देंगे। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, अभय मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या हुआ बेटा, तेरी सास तो अच्छी नहीं है ना? अगला घर हम ऐसा देखेंगे जिसमें बहुत अच्छी सास मिले तुझे। ऐसी बात नहीं है पापा। आस्था, रोने वाली क्या बात है? मुझे तो कल रात को ही जीजा जी का फोन आया था। उन्होंने बोला था कि वो शादी कर रहे हैं। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं मुझे? अभय की शादी होना आपको नॉर्मल बात लग रही है क्या? हाँ आस्था, पापा कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई और अच्छा घर देख लेंगे। ये घर तो तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा नहीं है, अभय बहुत अच्छे हैं, और सच कहूँ तो मेरी सास भी बहुत अच्छी है। मैंने तो उन पर झूठे इल्जाम लगाए थे। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ये तू क्या कह रही है बेटा? मम्मी, सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आप ही मुझे सिखाती रहती थी कि सास के साथ ऐसे रहना है, वैसे रहना है। बेटा लेकिन क्या हुआ कमला, बच्चे सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही सीखते हैं, अब इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? पापा, आप समझाओ ना अभय को, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अपनी माँ जैसी सास पर तुमने इतने झूठे आरोप लगाए और ऊपर से सीना जोरी भी कर रही थी। इतना सब होने के बाद कमला और आस्था अपने किए पर पछता रहे थे। तभी वहाँ पर गरिमा नए कपड़े पहनकर और अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। गर्वित, मैं तैयार हो गई, अब चले क्या हम? हाँ हाँ चलो। अरे ऐसे में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो मम्मी जी, हमें अभय जी के घर जाना है। उनकी शादी के फंक्शन शुरू हो गए ना, हमें तो पर्सनली बुलावा आया है। मम्मी, फिर अब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? गर्वित और भाभी, आप अपनी ननद के पति की दूसरी शादी में जाते हुए अच्छे लगोगे क्या? तो इसमें क्या दिक्कत है? फंक्शन में जाना गलत है क्या? बहू, कुछ तो शर्म कर ले। किस बात की शर्म मम्मी जी? बहू, आजकल तू बहुत बोलने लगी है, काफी दिनों से देख रही हूँ। गर्वित ने तुझे सर पर चढ़ा लिया है। पर मम्मी, ये भी तो किसी की बेटी है। जैसे आपने अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है, वैसे ही ये भी तो किसी की बेटी है, मैंने भी सिर चढ़ा लिया। हाँ गर्वित बेटा, तुम दोनों जाओ, वैसे हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो गर्वित और गरिमा वहाँ से चले जाते हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे, अपनी ही बेटी का घर उजड़ते हुए देख रहे हैं और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब तुम इस घर को उजाड़ने के काम कर रही थी तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया था? हाँ हाँ, कोई मत दो मेरा साथ, मैं अपने आप अपनी बेटी का घर बसाऊंगी। रो मत बेटा, अभी फोन करती हूँ तेरी सास को। हाँ मम्मी, जल्दी से मम्मी जी को फोन करूँ, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। हाँ बेटा, तूने अच्छा नहीं किया उनके साथ। मम्मी आप रहने दो, आप ही ने कहा था ना, फोन करो बस जल्दी। कमला बार बार सुमन और अभय को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों फोन नहीं उठा रहे थे। तेरी सास और दामाद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। मैं भी फोन कर रही हूँ मम्मी, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, अब क्या करें? चिंता मत कर बेटा, हम उनके घर जाएंगे। आस्था और कमला अभय के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अभय के घर ताला लगा था। मम्मी, यहाँ तो ताला लगा है, ये सब क्या है? अरे तू रुक, अभी पता करती हूँ। कमला पड़ोस के घर में जाती है। एक औरत बाहर आती है। हाँ बहन जी, ये आपका पड़ोसी अभय मेरा दामाद है, उनके घर पर ताला लगा है। कहाँ गए हैं ये लोग? हाँ आपको जानती हूँ मैं, ये सब अभय की दूसरी शादी का प्रोग्राम बाहर किसी होटल में ही कर रहे हैं, वहीं गए हैं सब। लेकिन कार्ड पर तो बस एक पैलेस का नाम लिखा है और दूसरी जगह का नाम तो लिखा ही नहीं है। वो दरअसल उन्होंने कुछ खास लोगों को फोन करके ही उस जगह का नाम बताया है, बाकी शादी तो इस पैलेस में ही है। आपको उस जगह का नाम पता होगा, प्लीज बता दो, हम जाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो इन्होंने नहीं बुलाया है, सिर्फ शादी वाले दिन का ही कार्ड है।
हमारे यहाँ पे भी सिर्फ शादी वाले दिन का ही कार्ड है। अच्छा, पुराने ससुराल में भी कार्ड दिया है। वाह, क्या जमाना आ गया है। कमला वहाँ से चली जाती है और आस्था को सारी बात बताती है और आस्था फिर से रोने लग जाती है। मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। बेटा, तू चिंता मत कर, अभी गर्वित को फोन करके पूछती हूँ, वो भी वहीं गया है ना, उसे जगह का पता होगा। हाँ मम्मी, जल्दी पूछो। कमला गर्वित को फोन करती है, लेकिन गर्वित उसे कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में आस्था और कमला वापस घर आ जाते हैं। रात के वक्त गर्वित और गरिमा घर आते हैं और कमला काफी गुस्से में थी। गरिमा, तुझे दिखता नहीं है घर का सारा काम पड़ा है? तो मैं क्या करूँ मम्मी जी, आप और दीदी कर लीजिए ना। ज्यादा जुबान मत लड़ा। और गर्वित, तू वहाँ फंक्शन में मजे मार रहा था, यहाँ तेरी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन मम्मी, आप मुझे क्यों कह रही हैं? ये सब आपने ही किया था। गरिमा और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ मम्मी जी, बाकी हम तो खा पी कर आए हैं, आप देख लीजिए क्या खाना है। चलो गरिमा। गर्वित और गरिमा वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं और अब कमला को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी बहू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है और साथ ही उसकी बेटी का भी घर उजड़ गया था, वो भी उसकी खुद की ही वजह से। अरे क्या हुआ कमला? आज पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी रो रही हो। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, हालत इतने खराब हो गए। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा मत कहिए, हमारी बेटी है आस्था और मैं तो गरिमा के व्यवहार से बहुत हैरान हूँ। लेकिन जो आस्था ने अपनी सास के साथ किया, अब गरिमा भी वही कर रही है। जो तुमने अपनी बेटी को सिखाया वही गरिमा ने भी सीख लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं सही से रही होती तो आस्था का घर न उजड़ता और शायद गरिमा भी ऐसा ना करती। बिल्कुल, गरिमा तो बहुत लायक लड़की है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने खुद को बदल लिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आस्था के लिए कोई नया घर ढूंढना शुरू कर दो तुम, मैं तो सो रहा हूँ। परेशानी में कमला रात भर सो नहीं पाती और अगला दिन भी वैसा ही निकलता है और फिर आता है अभय की शादी का दिन। किशन लाल, गर्वित और गरिमा तैयार होकर शादी में चले जाते हैं। देखो तो, ये तीनों शादी में चले गए हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इन्हें। मम्मी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अभय से मतलब है, आप कुछ करिए। तू चिंता क्यों करती है, अभी हम चलते हैं पैलेस में, देखती हूँ कैसे शादी करता है वो। कुछ ही देर के बाद कमला और आस्था भी पैलेस में पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों देखती हैं कि सेहरा पहने हुए दूल्हा दुल्हन की मांग भर रहा है। आस्था जोर से चिल्लाती है और रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। नहीं अभय, ये क्या कर दिया? दामाद जी, ये क्या किया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। तभी कमला गुस्से में दूल्हे का सेहरा हटा देती है और देखती है कि सेहरे में तो कोई और ही लड़का था। तभी आस्था के पीछे से अभय और सुमन उसके पास आकर उसे उठाते हैं। क्या हुआ आस्था? उन्हें देखकर आस्था और कमला बहुत हैरान हो गए थे। आप यहाँ, तो फिर वो शादी का कार्ड और ये शादी? तुम्हें देने के लिए एक ही कार्ड छपवाया था और ये मेरे दोस्त की शादी हो रही है। शुक्र है, पर आपने क्यों किया ये, मुझे माफ कर दो मम्मी जी प्लीज। हमने तो ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। लेकिन बेटा, ऐसे कौन करता है? समदन जी बोलिए ना। कई बार जिंदगी संवारने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है। कमला और आस्था हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं बहुत गलत थी, मैं अपनी सारी गलती स्वीकार करती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम्हें समझ आ गई है, ये सब तो हमारा प्लान था। तभी गर्वित, गरिमा और किशन लाल भी मुस्कुराते हुए वहाँ आ जाते हैं। सॉरी मम्मी जी, सॉरी आस्था, हम तो बस आपका घर बसाना चाहते थे, तो नाटक किया था बस। मम्मी जी, दीदी, हम आपकी आंखें खोलना चाहते थे। और मुझे यकीन है अब तुम दोनों अच्छे से समझ गई होगी। क्यों आस्था बेटी, अब अच्छे से रहोगी ना ससुराल में? हाँ पापा, सच में मुझे तो ऐसा सबक मिला है कि इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नहीं भूलूंगी। अच्छा है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, तूने अपना रूप क्या बदला, सारी काया ही पलट गई। मुझे एहसास हो गया कि तू कितनी सही है और मैं कितनी गलत थी। शुक्र है भगवान का, सद्बुद्धि आ गई इन दोनों में। नैना काफी जल्दबाजी में थी और जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। साथ ही उसके मम्मी पापा रेणु और रतन भी नाश्ता कर रहे थे। अरे अरे, ये कैसे ठूस ठूस कर खाई जा रही है, आराम से खा ले। नहीं मम्मी, आराम हराम है, बहुत लेट हो गई आज तो। अरे तो क्या हो गया, अब कभी कभार लेट तो हो ही जाते हैं। पापा, आपको पता ही है हमारा मैनेजर कैसा है, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो डांटने लग जाता है।
बेटा तू क्यों इतनी मेहनत करती रहती है? छोड़ दे सेल्स गर्ल की जॉब। नहीं पापा, ये जॉब अभी ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती। कोई अच्छी जॉब मिले तो ये जॉब छोड़ देना बेटा। हाँ मम्मी, मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया हुआ है। जब कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो यहाँ से छोड़ दूंगी। ये भी भला कोई काम है सेल्स गर्ल का? पर पापा, जरूरत में सब करना पड़ता है और काम तो काम ही होता है ना। हाँ बेटा, सही कहती हो। अगर तुम्हारे पापा इतने बीमार ना हुए होते और इनका ऑपरेशन ना हुआ होता तो तुम्हें क्या जरूरत थी काम करने की। मैं तो मेरी बेटी को बिल्कुल काम न करने देता, पर मैं मजबूर हूँ। बस जल्दी से ठीक हो जाऊं फिर काम करूंगा। कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी नैना बहुत समझदार है। हाँ, बहुत मेहनती है मेरी बेटी। बस भगवान इसे अच्छा घर दे दे। ये क्या बोल रहे हैं पापा? मैं अभी कहीं शादी वादी नहीं करवा रही। बेटा, लड़की को शादी तो करवानी ही पड़ती है। उफ़्फ़ो, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। अब मैं चलती हूँ मम्मी, बहुत लेट हो गई हूँ। मंदिर भी जाना है। अरे ज्यादा लेट हो रही है तो मंदिर मत जा। नहीं, ऐसा भला हो सकता है? चाहे कितनी भी लेट हो जाऊं, भगवान के आगे माथा टेके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, बाय। नैना वहाँ से सीधा मंदिर पहुँच जाती है और वो देखती है कि मंदिर में काफी भीड़ है, लाइन लगी हुई है। नैना खुद से कहती है, ओह आज तो मंदिर में बहुत भीड़ है। चलो जो भी है जल्दी से दर्शन कर लेती हूँ। लाइन के बीच में नैना भी खड़ी हो जाती है और तभी वो देखती है कि साइड से एक पंडित एक औरत को मंदिर में दर्शन करवाने के लिए अलग से लेकर जा रहा है। साधना जी, आज एकादशी है इसलिए भीड़ है, पर मैं आपको जल्दी दर्शन करवा दूंगा। ओह रुकिए पंडित जी। क्या हुआ बेटा? यहाँ तो इतनी लाइन लगी हुई है ना, तो आप इनको अलग से क्यों लेकर जा रहे हैं? इन सब से तुम्हें क्या मतलब? बेटा ये वीआईपी हैं, इन्हें तो ऐसे ही दर्शन करवाते हैं। भगवान के लिए कोई वीआईपी नहीं है, सब इंसान ही हैं। जस्ट शट अप। मैंने पैसे दिए हैं दर्शन के। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम भी पैसे देकर दर्शन कर लो। अच्छा, पैसों से भगवान के दर्शन? ठीक है, जाइए पंडित जी। हाँ, तुम जैसे मिडिल क्लास लोग पैसों से दर्शन करने की औकात भी नहीं रखते। नैना कुछ नहीं बोलती और पंडित साधना को दर्शन के लिए आगे ले जाता है। नैना खुद से कहती है, कितने अजीब लोग हैं, भगवान के दर्शन भी ऐसे गुस्से के साथ करते हैं। खैर, जैसे तैसे नैना मंदिर में माथा टेक कर जल्दी से ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाती है। नैना तुम आज फिर से लेट हो। सॉरी सर, वो आज मंदिर में न जाने क्यों इतनी भीड़ थी। मुझे ये बहाने नहीं सुनने। अगर अगली बार ऐसे लेट आई तो आने की जरूरत नहीं है, समझी? नहीं नहीं सर, आज से ऐसा नहीं होगा। सॉरी। और साधना अभी तक मंदिर में ही थी और कार स्टार्ट कर रही थी, लेकिन उसकी कार खराब हो गई थी। शिट, इस कार को भी अभी खराब होना था। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसका मनहूस चेहरा देखा और ये सब हो गया। निखिल को फोन करती हूँ। साधना अपने बेटे निखिल को कॉल करती है। कॉल पर, निखिल बेटा, मैं यहाँ मंदिर में हूँ, मेरी कार खराब हो गई है, जरा मुझे लेने आ जाओ। थोड़ी देर में एक लग्जरी कार साधना के आगे आकर रुकती है और कार की विंडो नीचे होती है। अंदर निखिल के साथ उसका बड़ा भाई लक्ष्य भी बैठा था। आओ मम्मी बैठो। आओ मम्मी बैठो। अरे इस लक्ष्य को क्यों लेकर आए साथ में? चुप रहो लक्ष्य। तो क्या हुआ मम्मी, आप पीछे बैठ जाओ ना। हाँ हाँ मम्मी, आप पीछे बैठ जाओ ना। बार बार नकल मत किया करो निखिल की, और मैं आगे ही बैठूंगी। तो लक्ष्य मुंह लटकाकर चुप करके बैठ जाता है। मम्मी तो मुझे डांटती ही रहती है। अरे कोई बात नहीं भाई, माँ तो होती ही है डांटने के लिए। अच्छा तुम पीछे बैठ जाओ, मम्मी को आगे बैठना है। ठीक है। लक्ष्य पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और साधना आगे बैठ जाती है और तीनों घर पहुंच जाते हैं। उस कार के लिए मैकेनिक को भेज देना। हाँ बोल दिया था मैंने मैकेनिक को। अच्छा अब ऑफिस जाता हूँ मैं। अच्छा मम्मी, मैं भी ऑफिस जाता हूँ। लक्ष्य तुम मत जाओ, निखिल को जाने दो। लेकिन क्यों मम्मी? यहाँ घर पर निखिल के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। हर वक्त इसके साथ रहना जरूरी नहीं है लक्ष्य, अब तुम बड़े हो गए हो। पर मुझे जाना है। लक्ष्य मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ना। हर जगह से लेकर जाना जरूरी है क्या लक्ष्य? पता है ना तुम्हारे पापा को नहीं पसंद है ऐसे ऑफिस में इसका जाना। कोई बात नहीं मम्मी, ये बेचारा घर पर क्या करेगा। हाँ बताओ ना, मैं क्या करूँगा? मेरे साथ कौन बातें करेगा? आप करोगे? मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ दोनों। निखिल अपने बड़े भाई लक्ष्य को लेकर ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ उसके पापा सोमेश बैठे थे। निखिल, आज तुम फिर से लक्ष्य को ले आए। तुम्हें कहा है ना इसे घर पर बैठा कर आया करो। ओहो, मुझे समझ नहीं आता आप सभी लक्ष्य से बचते क्यों रहते हो। तुम्हें तो पता है ना, इसे देखकर फिर लोग बातें बनाते हैं। ये हरकतें ही ऐसी करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पापा, जो कुछ भी मैं लक्ष्य को कहता हूँ वो मेरी बात मान लेता है। हाँ, मैं निखिल की सारी बात मानता हूँ। चलो लक्ष्य, इस कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाओ
और बिल्कुल शोर नहीं करना, ना उछल कूद करना। ठीक है, अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे फोन दोगे तो मैं ज्यादा चुप बैठूंगा। हाँ, ये लो फोन। लक्ष्य साइड में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और निखिल के फोन में गेम खेलने लगता है। कुछ दिन बाद निखिल के घर में सब लोग डिनर कर रहे थे। निखिल बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता देखा है। उसके मम्मी पापा नहीं हैं, बस भाई भाभी हैं। अच्छा? हाँ, लड़की की फोटो भी देख ली है, सुंदर लड़की है, रईस खानदान है। तुझे भी फोटो व्हाट्सएप कर दूंगी, देख लेना। हाँ, और लड़की पसंद आ जाती है तो जल्दी से शादी भी कर देंगे। अरे वाह, मेरी भी शादी होगी, बहुत मजा आएगा, मेरी भी पत्नी आएगी। चुप रहो लक्ष्य, तुम्हारी नहीं निखिल की शादी हो रही है। अगर निखिल की शादी होगी तो मेरी भी तो होगी ना। आप भी ना मम्मी, कैसी बातें करते हो। रहने दो साधना, उसे अभी समझ नहीं है। हाँ मम्मी, इस बात को छोड़ो, इसे तो मैं संभाल ही लूंगा। ठीक है, तो संडे को हम लड़की वालों के घर जा रहे हैं और लक्ष्य को नहीं लेकर जाएंगे। पर मम्मी, वो घर पर अकेला कैसे रहेगा? किसी नौकर को छोड़ देंगे ना इसके साथ। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। शट अप लक्ष्य। देखो निखिल, लक्ष्य की वजह से पहले ही कुछ लोग रिश्ते के लिए मना कर चुके हैं। जब उनको पता लगता है कि घर में एक पागल लड़का है, वो रिश्ते की बात तक नहीं करते। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ इसे समझा कर लेकर जाऊंगा। हाँ साधना, तुम चिंता मत करो। और इस तरह से लड़की देखने तो हम पहली बार ही जा रहे हैं, वहाँ लक्ष्य शायद सही रहेगा। और अगर ये वहाँ सही नहीं रहा तो, या फिर कुछ गड़बड़ कर दी तो? लेकिन मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। हाँ लक्ष्य, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो और मेरी बात मानोगे ना? हाँ निखिल, मैं सारी बात मान लूंगा। तो निखिल और सोमेश के कहने पर साधना मान जाती है। संडे के दिन निखिल और उसका पूरा परिवार लड़की के घर पहुंचता है। वहाँ लड़की के भाई भाभी और उनका 6 साल का बेटा था। आइए आइए आंटी जी, अंकल जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा, थोड़ा लेट हो गए निकलते निकलते। लक्ष्य, बिल्कुल चुप रहना, वरना मम्मी डांटेगी। शैतानी मत करना, कुछ मत बोलना। ठीक है। सब लोग बैठ जाते हैं और कुछ देर तक बातें करते हैं। अरे ये लक्ष्य जी तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, क्या हुआ? वो क्या है ना कि मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, ये तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, इसे जबरदस्ती लाए हैं। अच्छा, आजकल के लड़के भी शर्मीले होते हैं? पहली बार देखा है। हाँ, कई बार होता है ऐसा भी। बातें तो काफी हो गई है, अब आप अपनी बहन को बुला लीजिए। वैसे निखिल ने फोटो तो देखी है, लेकिन दोनों आपस में बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी है आजकल। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। तभी वो 6 साल का लड़का एक खिलौने से बुलबुले उड़ाने लगता है और लक्ष्य की नजर उन बुलबुलों पर पड़ती है और तभी लड़की और उसकी भाभी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वाह, ये देखो बुलबुले, इतने सारे बुलबुले, ये कितना मजा आ रहा है। लक्ष्य उठकर उछल उछल कर तालियां मारते हुए बुलबुले को पकड़ने लगता है और ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और साधना तो गुस्से से लाल हो गई थी। अरे ये क्या, आपका बेटा तो पागल है। नहीं, ये थोड़ा भोला है। भोला है मतलब पागल ही है ना? आपने ये बात हमसे क्यों छिपाई? बेटा, आपकी बहन का रिश्ता तो निखिल से होना है ना, ये तो बचपन से ही ऐसा है। चाहे जो भी हो, कम से कम अपने परिवार की पूरी सच्चाई तो बतानी चाहिए थी ना। देखो तो कैसी हरकतें कर रहा है। भैया, मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ ऐसा पागल इंसान रहता हो। जस्ट शट अप यू ऑल। मेरे भाई के बारे में एक और बात भी कही ना किसी ने तो अच्छा नहीं होगा। चलो मम्मी यहाँ से। लेकिन बेटा, निखिल अपने मम्मी पापा और भाई के साथ वहाँ से चला जाता है और साधना को लक्ष्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ निखिल, वापस क्यों आ गए हम वहाँ से? ये सब तेरी वजह से हुआ है लक्ष्य, तू अपने भाई का घर मत बसने देना। लेकिन मैंने क्या किया मम्मी? निखिल, अब क्या करें इसका? मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। ऐसे मत कहो साधना, इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ मम्मी, उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है। देखा ना कैसे बातें कर रहे थे लक्ष्य के बारे में। अच्छा ही हुआ जो उस घर में रिश्ता नहीं किया। अरे इतने रईस खानदान से थे वो लोग। तो क्या करेंगे मम्मी पैसों का? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? आप भी ना। सभी घर पहुँच जाते हैं और साधना अभी तक बहुत गुस्से में थी। मैं तो कहती हूँ इस लक्ष्य को पागल खाने में छोड़ाते हैं। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो और क्या करूँ, इसकी वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसे तो तू सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहेगा। मुझे नहीं कुंवारा रहना, मुझे तो पत्नी चाहिए। पापा कहो ना मम्मी को। बेटा मैं कह दूंगा, तू चिंता मत कर। पत्नी का मतलब ही पता है इसे, पागल कहीं का। बस कीजिए मम्मी, आप भी बच्चों वाली बात करती हैं। ये उसके बस की बात नहीं है, वो सब जानबूझकर नहीं कर रहा है।
तो मैं इसे और नहीं झेल सकती। हाँ हाँ बिल्कुल, आप क्यों झेलोगी? आखिर ये आपका सगा बेटा जो नहीं है। अगर मैं इसकी तरह होता तो क्या मुझे भी छोड़ देती आप? तभी साधना अचानक से चुप हो जाती है और उसके आंसू आने लगते हैं। ये क्या कह रहा है निखिल? मुझे पता है कि लक्ष्य आपका सौतेला बेटा है। आपसे पहले पापा की वाइफ थी, उनकी डेथ हुई थी। ये उनका बेटा है। निखिल, अब ये सब बातें रहने दे, वो सब पुरानी बातें थी बेटा। फिर क्यों बार बार लक्ष्य को नफरत दिखाई जा रही है? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। उसे हमारे प्यार की जरूरत है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और मम्मी, आज के बाद जो भी रिश्ता देखो, पहले ही उन्हें बता देना कि लक्ष्य दिमागी रूप से ठीक नहीं है। जिसे ये स्वीकार होगा उसी लड़की से मैं शादी करूंगा, वरना कभी नहीं करूंगा। अच्छा, तो तू भी इसके लिए अपनी सारी जिंदगी कुंवारा रहेगा? हाँ, रह लूंगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी निखिल लक्ष्य के साथ वहाँ से कमरे में चला जाता है। देखो तो, ये कैसे बोल रहा है? तो साधना, तुम अगर बार बार ऐसा करोगी तो निखिल को तो बुरा लगेगा ही ना। तुम्हें पता है ना वो लक्ष्य से कितना प्यार करता है। लेकिन मैंने तो कभी लक्ष्य को पराया नहीं समझा। अगर मेरा बेटा ऐसे पागल होता तो शायद मैं उसे पागल खाने ही छोड़ आती। अब तुम ये सब रहने दो साधना, प्लीज घर का माहौल मत खराब करो। ठीक है, मैं तो आज के बाद कोई बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन, निखिल बेटा, मुझे आज मंदिर जाना है, ले जाएगा क्या? या अभी भी नाराज है? नहीं मम्मी, इतना वक्त मैं आपसे नाराज नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, फिर तू गाड़ी निकाल ले, मैं आती हूँ। ठीक है, पर लक्ष्य भी जाएगा साथ में? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी गाड़ी मंदिर के बाहर रुकती है और साधना कार के नीचे उतरती है। बेटा, तुम भी आ जाओ और लक्ष्य को भी ले आओ। नहीं मम्मी, आप ही जाइए अंदर, मैं क्या करूँगा? नहीं बेटा, अब यहाँ तक आया है तो अंदर दर्शन भी कर ले। हाँ हाँ, चलो ना निखिल, मुझे भी भगवान जी को देखना है। हाँ हाँ, जा रहे हैं। साधना आगे चल रही थी और दोनों लड़के पीछे थे। वहीं नैना मंदिर से बाहर आ रही होती है। तभी निखिल की नजर नैना पर पड़ती है और वो एक पल के लिए रुक जाता है। क्या हुआ निखिल, चलो ना, भगवान जी को देखना है मुझे। हाँ हाँ, चल रहा हूँ, 1 मिनट रुक तो जाओ। पर क्यों? चलो अब। लगता है पत्नी मिल गई। क्या सच में पत्नी मिल गई? पत्नी मिल गई, वाह ये। तभी साधना उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। क्या कहा? कुछ नहीं मम्मी, आपको तो पता ही है, ये ऐसे ही बोलता रहता है। तो आ जाओ, वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी चलो अंदर। पहली नजर में निखिल को नैना बहुत पसंद आ गई थी। खैर, अब नैना तो वहाँ से जा चुकी थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद तीनों घर वापस आ रहे थे। मम्मी, आप जब भी मंदिर आती हो तो मुझे भी ले आया करो, मुझे अच्छा लगता है मंदिर में आना। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अब हम रोज मंदिर आएंगे। हाँ लक्ष्य, सही कहते हो, रोज आएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कल से ही रोज आना शुरू करते हैं। उसके बाद से निखिल रोजाना साधना और लक्ष्य के साथ मंदिर जाता था, लेकिन कभी उसे नैना दोबारा नहीं दिखी थी। कुछ दिन बाद, अरे कहाँ गई वो लड़की? उसके लिए इतने दिनों से मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन दिखती ही नहीं है। अरे क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं मम्मी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तेरे पापा का बर्थडे आने वाला है, उनको एक सोने की चेन गिफ्ट कर दूं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। तो आज फिर हम ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे, चेन ले आएंगे। पर मैं क्या करूँगा मम्मी, आप ही ले आना अपनी पसंद से। अरे मुझे लेकर कौन जाएगा? मेरी कार भी तो खराब हो गई है, तू चलना साथ में, चॉइस भी तो हो जाएगी। ठीक है, चल लेंगे। तो वहाँ तुम लक्ष्य को भी लेकर जाओगे? नहीं मम्मी, उसे नहीं लेकर जा सकता, वहाँ सोने की चीजें होंगी, गड़बड़ हो सकती है। हाँ वही तो मैं कह रही थी, तो फिर लक्ष्य कैसे रहेगा? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, लक्ष्य को मैं ऑफिस में छोड़ दूंगा, थोड़ी देर की ही तो बात है, और वो ज्वेलरी शॉप भी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, ये ठीक रहेगा। शाम के वक्त साधना और निखिल ज्वेलरी शॉप के लिए निकलते हैं। निखिल और साधना कार से जैसे ही शॉप के अंदर जाने लगते हैं, तभी निखिल का फोन बजता है। मम्मी, जरूरी कॉल है, आप चलिए अंदर, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। निखिल फोन पर बात करने लगता है और साधना शॉप के अंदर चली जाती है। बताइए मैम, क्या दिखाया आपको? मुझे मेरे हस्बैंड के लिए सोने की चेन चाहिए। ठीक है, आप वहाँ बैठिए, मैं सेल्स गर्ल को भेजता हूँ। साधना बैठ जाती है और तभी उसके पास एक सेल्स गर्ल आती है और साधना उसे देखकर हैरान हो जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि नैना ही थी। तुम यहाँ? हेलो मैम। ओह, तो तुम सिर्फ एक सेल्स गर्ल हो? जी मैम, मैं आपके लिए चेन की सभी डिजाइन लेकर आती हूँ, प्लीज आप 1 मिनट वेट कीजिए। रहने दो, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। लेकिन क्यों मैम, क्या हुआ? अब देखना मैं क्या करती हूँ। तभी साधना अपनी आवाज ऊंची कर लेती है और सभी उसे देखने लगते हैं। एक सेल्स गर्ल होकर तुम मेरे मुंह लग रही हो? इतनी औकात है क्या तुम्हारी? सॉरी मैम, पर
आप ये सब मत कहिए प्लीज, सब देख रहे हैं। तो अच्छी बात है, इन्हें भी तो पता लगे कि इनके यहाँ काम करने वाली लड़की कितनी घटिया है। तमीज नहीं है तुम्हें अपने कस्टमर से बात करने की। मैम, पर मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा है। साधना गुस्से में उठकर दुकान से जाने लगती है। मैम क्या हुआ? ऐसी सेल्स गर्ल्स रखी है आपने, ये तो सारे कस्टमर को भगा देगी। मैं तो कहती हूँ इसे निकाल दीजिए नौकरी से। ये बात सुनकर नैना घबरा जाती है क्योंकि उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी। इतने में निखिल भी अंदर आ जाता है। क्या हुआ मम्मी, देख ली क्या चैन आपने? अरे रहने दो निखिल, इस दुकान पर हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। यहाँ का स्टाफ बिल्कुल घटिया है। तभी निखिल की नजर नैना पर पड़ती है। नैना रो रही थी। ये तो वही लड़की है जो मंदिर में दिखी थी। चलो यहाँ से निखिल। लेकिन हुआ क्या है? मिस नैना, यू आर फायर्ड। आज से जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। चलो निखिल, इन सब में हमें नहीं पड़ना। साधना निखिल को वहाँ से ले जाती है और कार में बैठकर हंसने लग जाती है। हुआ क्या था मम्मी? उस लड़की ने आपसे कुछ कहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही कुछ बदला लेना था। पर किस बात का? वो सब तुम रहने दो। चलो किसी और दुकान से जाकर चेन ले लेते हैं। निखिल अब नैना को लेकर काफी परेशान हो गया था। मुझे उस लड़की के लिए कुछ तो करना ही होगा। लगता है उस लड़की को जॉब की काफी जरूरत थी, इसलिए वो मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं नैना रोते हुए घर पहुंच जाती है। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? इस वक्त घर कैसे आ गई? नैना बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मुझे जॉब से निकाल दिया। ये सब एक आंटी ने किया है। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। तू रो मत बेटा, हिम्मत रख। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बिना जॉब के कैसे चलेगा? नैना काफी परेशान हो गई थी और वहीं निखिल भी नैना के लिए काफी परेशान हो रहा था। निखिल ऑफिस में लक्ष्य को लेने के लिए जाता है, जहाँ सोमेश भी था। क्या बात है निखिल, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं पापा, बस मम्मी के साथ कुछ काम से गया था, अब आया हूँ। अच्छा, तो लक्ष्य को भी घर ले जा। हाँ पापा, लक्ष्य को ही लेने आया हूँ मैं। और ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है, मैंने वैकेंसी निकाल दी है। एचआर को बोलकर बाकी काम करवा दूंगा, तुम इंटरव्यू ले लेना। ठीक है पापा। तो निखिल और लक्ष्य घर जाने लगते हैं। तभी निखिल को एक ख्याल आता है। असिस्टेंट से बोलकर उस लड़की की सारी डिटेल्स निकलवाता हूँ और अपने ही ऑफिस में उसे नौकरी मिल जाएगी। वाह! निखिल अपने असिस्टेंट को कॉल करके सब बोल देता है। अगले दिन नैना भी घर पर थी और काफी परेशान थी। बेटा, अब ऐसे मायूस मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मम्मी, जॉब चली जाना कोई अच्छा थोड़ी ना है। बेटा तू चिंता मत कर, देख मैं भी ठीक हो रहा हूँ, अब तो मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगा। पर पापा, अभी आपको 2 महीने और आराम करना है। तभी नैना का फोन बजता है। नैना कॉल पर बात करती हुई काफी खुश हो रही थी। ओके सर, थैंक यू सो मच, मैं वहाँ टाइम पर आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, इतनी खुश कैसे हो रही है? बेटा नैना, किसका फोन था? आपने सही कहा था मम्मी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा है, मेरी वो जॉब चली गई। अरे पर बात क्या है? एक अच्छी कंपनी से मुझे कॉल आई है इंटरव्यू के लिए। सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। अच्छा, कितनी दे रहे हैं? ये ज्वेलरी शॉप वाले तो 15,000 ही देते थे ना? हाँ मम्मी, लेकिन ये 30,000 दे रहे हैं। तूने कहीं अप्लाई किया था क्या? पापा, मैंने अप्लाई तो काफी जगह पर किया हुआ था, अब ऐसे मुझे याद नहीं है। अच्छा, फिर कब जाना है इंटरव्यू के लिए? आज ही जाना है मम्मी, मैं रेडी होती हूँ जाने के लिए। कुछ देर के बाद नैना तैयार होकर कंपनी में पहुँच जाती है। जैसे ही ऑफिस में पहुँचती है, देखती है कि चेयर पर कोई दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था। मे आई कम इन सर? जैसी चेयर नैना की तरफ होती है, नैना हैरान हो जाती है। वो निखिल था। सर, आप तो वही है ना जो उस दिन ज्वेलरी शॉप पर आंटी के साथ थे? हाँ मैं वही हूँ, और वो मेरी मम्मी थी। और तुम यहाँ? मेरे पास कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए। ओह अच्छा। आप यहाँ के एचआर हैं? नहीं, इस कंपनी का ओनर हूँ। ओह ओके। नैना ऑफिस से वापस बाहर जाने के लिए मुड़ जाती है। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अब सर, आप मुझे जॉब पर तो नहीं रखोगे? उस दिन इतना बड़ा तमाशा जो हुआ था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ आओ बैठो। लेकिन सर, आपकी मम्मी को अगर पता लगा तो वो मुझे यहाँ से भी निकलवा देंगे। पर क्यों? उस दिन मम्मी ने भी मुझे कोई बात नहीं बताई, आखिर कारण क्या है? नैना मंदिर वाली सारी बात निखिल को बता देती है। बस इतनी सी बात, इस पर भी भला कोई इतना नाराज होता है? वही तो, और मैंने तो आंटी जी से कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ पंडित जी से ही बात की थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, वैसे भी मम्मी ऑफिस में नहीं आती हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं। ओके, तो आप अब मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। निखिल उससे थोड़ा बहुत सवाल पूछता है और कुछ देर में इंटरव्यू पूरा हो जाता है। कांग्रेट्स मिस नैना, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। तभी ऑफिस में
लक्ष्य उछलते हुए आ जाता है। निखिल, निखिल, ये कौन है? ये नैना है, मेरी दोस्त। ये मेरा बड़ा भाई है, पर है बच्चों जैसा। दोस्त? ऐसा कहना पड़ता है। मैं समझ गई। हेलो दोस्त, अगर तुम निखिल की दोस्त हो तो मेरी भी दोस्त हो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर मेरे लिए क्या लाई हो तुम? दोस्त को तो कुछ देते हैं ना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम यहाँ हो। आई एम सॉरी, पर कल मैं पक्का चॉकलेट लेकर आऊंगी। ठीक है दोस्त। ओके सर, मैं चलती हूँ। ठीक है। नैना वहाँ से चली जाती है। निखिल बहुत खुश था। तो लक्ष्य, कैसी लगी आपको नई दोस्त? वो तो बहुत अच्छी है, जैसे तुम अच्छे हो। हाँ सच में, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन से ही नैना की जॉब शुरू हो गई थी। वही निखिल हर बार बड़े प्यार से नैना की तरफ देखकर मुस्कुराता था। कुछ दिन के बाद। नैना, आज मौसम बहुत खराब है, यहाँ का स्टाफ जल्दी घर चला जाएगा, तुम भी जल्दी चली जाना। लेकिन सर, अभी मेरा काम बाकी है। कोई बात नहीं, कल कर लेना, आज काफी बारिश होने वाली है। ठीक है सर, बस थोड़ा सा काम करके जाती हूँ। ठीक है। निखिल जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है, लेकिन नैना अपने केबिन में थी और उसे काम करते करते काफी देर हो जाती है। अब ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं था। बहुत लेट हो गई, जल्दी से निकलती हूँ। नैना जैसे ही बाहर निकलती है, देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी बरसात, अब मैं क्या करूँ? ऑटो भी नहीं मिलेगा। तभी निखिल और लक्ष्य भी वहाँ आ जाते हैं और निखिल हैरान हो जाता है। ये क्या नैना, तुम अभी तक घर नहीं गई थी? सर, मुझे पता ही नहीं लगा, काम करते करते कब टाइम निकल गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी चली जाओ। कोई बात नहीं, बारिश रुक जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं घर ही जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, चलो। नहीं नहीं सर, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं चली जाऊंगी। देखो शाम हो गई है और मौसम भी खराब है, ऐसे में तुम्हारा यहाँ रुकना सेफ नहीं है। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चलती हूँ। वो तीनों कार में बैठ जाते हैं और नैना के घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में अचानक लक्ष्य गाड़ी रोकने का कहता है। रुको रुको रुको, जल्दी। क्या हुआ लक्ष्य? तभी निखिल गाड़ी रोक लेता है और लक्ष्य अचानक से गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। लक्ष्य, क्या कर रहे हो? बहुत तेज बारिश है, अंदर आओ। मैं तो बारिश में नहाऊंगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तुम भी आ जाओ। नहीं लक्ष्य, ऐसे गीले नहीं होते, बैठ जाओ अंदर। मजा आ रहा है, तुम भी आ जाओ, आओ आओ। तभी लक्ष्य निखिल की साइड का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच लेता है और दोनों बरसात में नहाने लगते हैं। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ सच, लेकिन नैना अकेली है, उसे भी ले आओ। हाँ, अभी लाता हूँ। लक्ष्य नैना के दरवाजे की तरफ जाता है। आओ ना दोस्त, तुम भी आओ। नहीं लक्ष्य, मैं नहीं आ सकती। तभी वो दरवाजा खोलकर नैना को भी जबरदस्ती बाहर ले आता है और सब बारिश में नहाने लगते हैं। yippee। और लक्ष्य, निखिल बड़े प्यार से नैना की तरफ देख रहा था और नैना बार बार निखिल से नजरें चुरा रही थी। क्या हुआ नैना? कुछ नहीं सर। बरसात में तुम्हारे साथ नहाना मुझे हमेशा याद रहेगा। तभी नैना भी प्यार से निखिल को देखती है और शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका लेती है। लक्ष्य उछलते हुए नैना को धकेलता है और वो निखिल की बाहों में आ जाती है। सॉरी सर। कभी कभी तो लक्ष्य बहुत अच्छा काम कर देता है। नैना खुद को संभालती है और शर्मा जाती है। सर, अब प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है लक्ष्य, बस बहुत हो गया, कार खराब हो जाएगी, चलो। तो तीनों फिर से कार में बैठ जाते हैं और नैना के घर पहुंचते हैं। रेनू दरवाजा खोलती है। आ गई? मैं सोच रही थी कि बारिश में कैसे आओगी। मम्मी, ये मेरे सर हैं और ये इनके भाई। नमस्ते बेटा, अंदर आओ। नहीं नहीं आंटी जी, बस बहुत लेट हो रहे हैं, आज मौसम खराब था तो सोचा नैना को घर छोड़ दूं। थैंक यू बेटा, अंदर आओ, चाय बनाती हूँ। हाँ प्लीज सर, आइए ना। हाँ, मैंने भी चाय पीनी है, मैंने भी चाय पीनी है। रेनू भी समझ जाती है कि निखिल दिमागी रूप से बच्चे जैसा था, तो सब अंदर बैठते हैं। रतन भी निखिल से मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से ही मेरी बेटी को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं अंकल जी आप मुझे सर मत कहिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। कुछ देर बातें करने और चाय पीने के बाद निखिल और लक्ष्य वहाँ से अपने घर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि साधना और सोमेश के साथ कुछ मेहमान बैठे थे। अरे बेटा, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आज तो बहुत लेट हो गए तुम। हाँ मम्मी, वो बहुत बरसात हो रही थी ना तो। ये लोग पिछले 4 घंटे से आए हुए हैं, थोड़ा दूर से आए हैं ना तो। अच्छा, हेलो ऑल, पर मैंने इन्हें पहचाना नहीं। बेटा, इनकी बेटी से मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी और मैंने सारी बात कर ली। लक्ष्य से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, हमें सब सही लगा और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, हमने सोचा हम ही लड़के के घर चलते हैं।
हाँ बेटा, ये हमारी बेटी है, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। माफ कीजिएगा अंकल जी आंटी जी, लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुमने तो लड़की से बात भी नहीं की है। मुझे करनी ही नहीं है मम्मी। और इतना कहकर निखिल अपने कमरे में चला जाता है। वहीं सब हैरान थे और साधना सोच रही थी कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी निखिल ने रिश्ते से मना क्यों कर दिया था। साधना जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है निखिल को। गलतफहमी क्या हुई है, साफ तो मना कर दिया उसने। अगर उसे रिश्ता करना ही नहीं था तो आपको हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हमने निखिल से पहले ही बात की हुई थी। रहने दीजिए, चलिए जी, क्या फायदा इनके घर में आने का, मुंह की लेकर जानी पड़ रही है। नहीं नहीं रुकिए, मुझे निखिल से बात तो करने दीजिए। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते। अब अगर निखिल मान भी गया तो भी हम रिश्ता नहीं करेंगे। चलो जी, चल गुड़िया। वो तीनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और साधना भी मुंह फुलाए खड़ी रहती है। आखिर इस लड़के को चाहिए क्या, अब तो सब कुछ इसकी मर्जी से मिल रहा था। वो लक्ष्य को भी अपना रहे थे। अब मुझे क्या पता क्या बात है, तुम्हें निखिल से पहले बात कर लेनी चाहिए थी ना। अरे आप कैसी बातें करते हैं, आपके सामने ही तो इसने रिश्ते के लिए हाँ की थी और शर्त भी पूरी हो रही थी अब तो। तभी निखिल अपने कमरे से बाहर आता है। चिल मम्मी, क्यों शोर मचा रखा है? तो और क्या करूं, आज इतनी बेइज्जती कर दी है तुमने। मम्मी, उनको घर बुलाने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। और क्या मम्मी, पूछ लेना चाहिए था। शट अप लक्ष्य, हर बार बीच में बोलना जरूरी नहीं है। चुपचाप साइड में बैठ जाओ। लक्ष्य मायूस होकर साइड में बैठ जाता है। अब बोलो निखिल, क्या दिक्कत है? मम्मी देखो, सीधी सी बात है, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। ये बात सुनकर सोमेश और साधना खुश हो जाते हैं। ओ, तो ये बात थी, तो तुम मुझे पहले बता देते। आपने मौका ही कब दिया? मुझे क्या पता था कि आप इतनी जल्दी यहाँ मेहमान बुला लेंगे। हाँ साधना, वैसे गलती तो तुम्हारी ही है। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैंने मान ली मेरी गलती है। अच्छा बता, फिर कौन लड़की है? अब ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है हमारे रिश्ते की, वो भी सिर्फ मेरी तरफ से। अच्छा, मतलब अभी तक लड़की के सामने इजहार नहीं किया आपने प्यार का? नहीं पापा, मौका ही नहीं मिला। अच्छे खानदान से तो है ना, वो रईस है ना। मम्मी क्या फर्क पड़ता है, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। हाँ साधना, हमें तो अच्छी लड़की ही चाहिए, सिर्फ पैसे तो बहुत हैं। चलो बेटा, फिर भी थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है। और फिर शादी की प्लानिंग कब की है? क्या शादी? मेरी शादी कब है? मेरी पत्नी कहाँ है? हाँ हाँ, आएगी आएगी। कब आएगी? मुझे खेलना है उसके साथ। बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी। कुछ दिनों तक निखिल का एक तरफा प्यार यूं ही चलता है। एक दिन नैना किसी काम से निखिल के ऑफिस में आती है। लक्ष्य भी वहीं था। सर ये फाइल्स चेक कर दी है मैंने। जब देखो काम करती रहती हो। सर काम तो करना ही है ना। हाँ हाँ, मैं तो तुमसे बातें करने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। तुम जानती हो ना, तुम मुझे अच्छी लगती हो। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नैना, तुम जानती हो ना, तुम मुझे अच्छी लगती हो। हाँ हाँ लक्ष्य, जानती हूँ, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कभी मुझे भी कह दो ये बात। प्लीज सर। क्या प्लीज? एक तो मुझे सर मत कहा करो, कितनी बार कहा है। पर ऐसा तो आपने कभी नहीं कहा। अब तो कह रहा हूँ ना। तभी निखिल का फोन बजता है और नैना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुमेश का जन्मदिन था और अभी तक सब घर पर ही थे। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सोमेश। थैंक यू साधना। तो आज की क्या प्लानिंग है? अरे अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? आज रात को हम सब डिनर पर चलेंगे। हाँ ठीक है, 5 स्टार होटल में जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, जहाँ तुम कहो वहीं चल लेंगे। फिलहाल तो ऑफिस चलते हैं। वो तीनों ऑफिस पहुँच जाते हैं। दोपहर के वक्त निखिल नैना के केबिन में जाता है। नैना, मैं किसी काम से बाहर जाकर आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगा। मेरे ऑफिस में फाइल रखी है, जरा चेक कर लेना। ओके सर। निखिल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद साधना कंपनी में आती है और 2 एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाती है। देखो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं मीटिंग हॉल में जा रही हूँ। ओके मैम। कोई 2 लोग मेरे साथ चलो, सुमेश का बर्थडे है। मैं वहाँ थोड़ी अरेंजमेंट करती हूँ। हम दोनों चलते हैं मैम। कुछ स्टाफ मेंबर्स अपने केबिन में बैठे थे, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला कि साधना कंपनी में आई है। साधना हॉल में पार्टी की तैयारी कर रही थी। कुछ देर के बाद लक्ष्य भी बॉल से खेलता हुआ मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है। मम्मी मम्मी हेलो। अरे लक्ष्य, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ। ये सारी जगह मेरी है,
पर यहाँ पर पार्टी हो रही है क्या? चुप रहो, चुपचाप आकर यहाँ बैठ जाओ, किसी को कुछ बताना मत। क्यों? मैं तो सबको बताऊंगा, आज तो पार्टी है। लक्ष्य, चुप रहो। मैम लक्ष्य सर सबको बता देंगे, आपका सरप्राइज फेल हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इसे समझाती हूँ। तो साधना लक्ष्य के साथ अच्छे बनने का नाटक करती है। अच्छा लक्ष्य, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिला सकती हूँ। फिर प्रॉमिस करो, तुम किसी को नहीं बताओगे। अच्छा, पहले बताओ क्या दोगी? चलो तो दिखाती हूँ। साधना लक्ष्य को एक स्टोर रूम में ले जाती है और उसे कुर्सी पर बैठा देती है। अब अपनी आंखें बंद करो और थोड़ी देर में देखना तुम्हारे साथ एक जादू होगा। सच्ची? लो, कर ली आंखें बंद। लक्ष्य आंखें बंद करता है और साधना उसे रस्सी से बांध देती है और उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहना, जादू होगा, मैं आती हूँ, ओके? बेचारा लक्ष्य किसी जादू का इंतजार कर रहा था और साधना वहाँ से चली जाती है और पार्टी की तैयारी करने लगती है। कुछ देर के बाद, चलो अब सारी तैयारियां हो गई है। यहाँ के सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज को एक एक करके बता दो कि मीटिंग हॉल में आ जाएंगे। पार्टी के बारे में कुछ बताना मत। ठीक है मैम। वो दोनों एम्प्लॉयज ऐसा ही करते हैं। ओह, सबको मीटिंग हॉल में बुला रहे हैं। अब इस वक्त कौन मीटिंग रखता है? चलो जो भी है, पहले वॉशरूम जाकर आती हूँ। नैना वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं ऑफिस का बाकी सारा स्टाफ मीटिंग रूम में इकट्ठा हो गया था, सिवाय सोमेश के। सोमेश ने किसी को देखा तो नहीं ना? नहीं मैम, सर तो अपने ऑफिस में ही है, वो बाहर ही नहीं निकले हैं। बस ठीक है, अब हम सोमेश को यहाँ बुलाएंगे। कोई जाओ, उन्हें बहाने से यहाँ लेकर आओ। तो एक स्टाफ मेंबर सोमेश को किसी बहाने से मीटिंग हॉल में लेकर आता है। सोमेश जैसे ही मीटिंग हॉल में जाता है, वो देखता है कि वहाँ उसके लिए सरप्राइज था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा सरप्राइज? वाओ, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा है। पर ये सब कब किया तुमने? बस कर लिया। आप तो अपने ऑफिस में बिजी थे, बाहर ही नहीं आ रहे थे। उसी बात का मैंने फायदा उठा लिया। थैंक यू सो मच साधना, और आप सबको भी थैंक्स। वहीं नैना वॉशरूम से बाहर निकलती है तो दूर से उसे स्टोर का रूम खुला हुआ दिखता है। अरे, ये स्टोर रूम किसने खोल दिया? बंद कर देती हूँ। तो नैना जैसे स्टोर रूम के पास जाती है, अंदर से उसे किसी की आवाज आ रही थी। हे भगवान, अंदर तो कोई है। नैना चुपके से अंदर देखती है। वहाँ लक्ष्य बंधा हुआ था और पसीने से लथपथ था और रो रहा था। ओ माय गॉड, लक्ष्य यहाँ कैसे आ गया? नैना जल्दी से उसे खोलने लग जाती है और वहीं निखिल भी कंपनी में पहुंच गया था। वो देखता है कि पूरा स्टाफ एरिया, केबिन और ऑफिस खाली है। ये सब लोग कहाँ गए? सारा शोर तो मीटिंग हॉल से आ रहा है। निखिल मीटिंग हॉल में जाता है। वो देखता है कि पार्टी हो रही थी। तभी निखिल की नजर साधना पर पड़ती है। मम्मी यहाँ? ओह नो, उन्होंने नैना को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर नैना है कहाँ? निखिल पूरे मीटिंग हॉल में नैना को ढूंढने लगता है, लेकिन नैना उसे कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि मम्मी को देखकर नैना पहले यहाँ से चली गई होगी। निखिल भी सबके साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। तभी उसे लक्ष्य कहीं दिखाई नहीं देता। पापा, लक्ष्य कहाँ है? यही कहीं होगा बेटा, खेल रहा होगा। अच्छा, पर दिख नहीं रहा। अरे छोड़ ना निखिल, वो अपने आप आ जाएगा। तू पार्टी एंजॉय कर। ठीक है मम्मी। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन निखिल का ध्यान तो सिर्फ लक्ष्य पर ही था। निखिल हर जगह लक्ष्य को ढूंढने लगता है। लगता है वो इस हॉल में नहीं है, बाहर देखता हूँ। वो जैसे मीटिंग हॉल का गेट खोलता है तो दरवाजे पर लक्ष्य डरा सहमा हुआ खड़ा था और रो रहा था, और उसके साथ नैना खड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? लक्ष्य, ये किसने किया? निखिल सर, इन्हें स्टोर में चेयर से बांधा हुआ था। मैंने बहुत पूछा, मुझे कुछ नहीं बताया। तभी लक्ष्य रोते हुए निखिल को गले से लगा लेता है। बताओ लक्ष्य, किसने किया ये सब? मम्मी बहुत गंदी है, मुझे बांध दिया, बोली जादू होगा। तभी लक्ष्य जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गंदी मम्मी, गंदी मम्मी, गंदी मम्मी। शोर सुनकर सबकी नजर दरवाजे पर पड़ती है और तभी साधना देखती है कि वहाँ नैना खड़ी थी। नैना भी साधना को देखकर उतनी ही हैरान थी जितनी की साधना। असली तमाशा तो होना बाकी है। मम्मी गंदी है, बहुत गंदी है। लक्ष्य, अभी चुप हो जाओ प्लीज। यहाँ सब है ना? प्लीज। नहीं, मैं चुप नहीं होता। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मम्मी, ये यहाँ जॉब करती है। पर ये लक्ष्य क्या कह रहा है मम्मी? मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। तभी पार्टी में मौजूद सभी लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं। माफ करना, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्टी यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।
ये बात सुनकर हॉल में मौजूद सारे स्टाफ मेंबर्स और एम्प्लॉइज वहाँ चले जाते हैं। साधना, क्या तुमने लक्ष्य को बांधा था? नहीं नहीं, मैं भला इसे क्यों बांधूंगी? मम्मी, ये स्टोर रूम में बंधा हुआ मिला था। मम्मी ने झूठ बोला, कहती जादू होगा और मुझे बांध दिया, मेरा मुंह भी बांध दिया। पहले मुझे बताओ कि इस लड़की को यहाँ काम पर किसने रखा? लेकिन इस लड़की से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। नहीं मम्मी, हमारे बिजनेस में आप इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। तभी नैना रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। नैना, क्या हुआ? सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके परिवार में झगड़ा हो, प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से और कभी मत आना, बेशरम कहीं की। नैना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। निखिल भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन लक्ष्य उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे घर जाना है निखिल, घर चलो। बेटा निखिल, तुम इसे घर ले जाओ, ये बहुत घबरा गया है। खैर, निखिल और लक्ष्य घर पहुँच जाते हैं। लक्ष्य, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, तुम थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है निखिल। निखिल लक्ष्य को दवाई देकर उसे सुला देता है और वहीं निखिल नैना के घर पहुँच जाता है। रेनू दरवाजा खोलती है। अरे निखिल बेटा, क्या बात है? नैना जब से आई है रोई जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही। बेटा, अब तुम ही समझाओ उसे, फिर से अपनी जॉब की चिंता हो गई है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अभी नैना को बुलाकर लाती हूँ, आप बैठो। रेनू नैना को बुलाकर लेकर आती है। नैना, तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था। सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबकी फैमिली में आपस में रिश्ते खराब हो जाएं। निखिल सारी बात रेनू और रतन को भी बताता है। अंकल जी, आंटी जी, जो हुआ सो हुआ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताओ बेटा। मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। रतन और रेनू ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? कहाँ हम और कहाँ आप? हाँ बेटा, आपका और हमारा क्या मेल? जिस दिन से मैंने नैना को पहली बार देखा था, तब से ही मैं इसे प्यार करने लगा हूँ। कि आपको मैं पसंद हूँ नैना के लिए। बेटा, तुम तो हमें पहले ही बहुत अच्छे लगते थे। हाँ बेटा, जब तुम पहली बार उस दिन घर में आए थे, तभी मैंने सोचा था कि तुम बहुत संस्कारी हो। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारे घर के दामाद बन सकते हो। पर मैंने तो सोचा था। सर, आपकी मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, आप तो जानते ही है ना। तुम तो मुझे पसंद करती हो ना? और आपके घर में मंदिर तो होगा ना? बताइए, कहाँ है? हाँ है, पर क्यों? तो चलो सब वहाँ। तभी सब साथ में घर के मंदिर में जाते हैं और वहाँ निखिल नैना की मांग में एक चुटकी सिंदूर भर देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। बेटा, ये क्या किया? अब तो आप सबको मुझ पर पूरा यकीन हो गया ना कि मैं नैना के साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। इस एक चुटकी सिंदूर ने मेरे प्यार का सबूत दे दिया। पर हमें तुम पर यकीन है बेटा। एक चुटकी सिंदूर ने इस यकीन को पूरा मजबूत कर दिया है। तभी नैना रोने लग जाती है, पर वो बहुत खुश भी थी क्योंकि प्यार तो निखिल से वो भी करती थी। क्या हुआ नैना? क्या तुम्हें इस शादी से दुख हो रहा है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक तो बार बार ये सर कहना बंद करो। नाउ आई एम योर हस्बैंड। ओके, पर अभी मुझ पर जिम्मेदारी है। पापा अभी 1 महीना और काम पर नहीं जा सकते। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम भले काम पर जाओ या ना जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा मेरी जिम्मेदारी है। तभी रतन और रेनू हाथ जोड़कर निखिल का धन्यवाद करते हैं। नहीं प्लीज, मम्मी जी पापा जी ऐसे मत कीजिए। और मम्मी को मनाकर नैना के साथ अच्छे तरीके से शादी करके इसे यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। ये सुनकर नैना और उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। कुछ देर के बाद निखिल वहाँ से अपने घर चला जाता है। कहाँ थे तुम इतनी देर? जरूर उस नैना के पास गए होंगे। हाँ मम्मी। ऐसे छोटे लोगों के मुंह लगना शोभा देता है क्या तुम्हें? मम्मी, जिसे आप छोटा कह रही हो वो आपकी बहू है। साधना और सोमेश ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पापा, मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है। नैना वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये क्या किया तुमने? बस मम्मी, अब तो कर दिया। बहुत जल्द रीति रिवाजों से शादी करके मैं उसे घर ले आऊंगा। बेटा आज ही ले आता। ये क्या कह रहे हैं आप? वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक भी है? बिल्कुल लायक है। वो लड़की सच में बहुत अच्छी है। मुझे भी वो बहू के रूप में बहुत पसंद है। हरगिज नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। पर मम्मी, वो तो मेरी पत्नी बन चुकी है। भगवान को साक्षी मानकर मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है। इतना कहकर निखिल वहाँ से लक्ष्य के पास चला जाता है और लक्ष्य अभी तक सो रहा था। वहीं साधना निखिल के कार की चाबी उठाती है और तेजी से नैना के घर की तरफ निकल पड़ती है। छोड़ूंगी नहीं इस नैना को। पूरे मोहल्ले में जाकर इसकी ऐसी की तैसी ना करी तो मेरा नाम भी साधना नहीं।
साधना बहुत गुस्से में तेजी से कार चला रही थी। तभी दूसरी कार के टकराने से उसका बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। 4 घंटे बाद साधना की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। मम्मी उठ गई, मम्मी उठ गई। मम्मी कैसी हैं आप? ये सब क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था। साधना, तुम बहुत स्पीड से कार चला रही थी। वहीं साधना देखती है कि उसके शरीर पर काफी जगह चोटें आई थी और उसकी एक टांग और एक हाथ की हड्डी टूट गई थी। ये देखकर साधना रोने लग जाती है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि सारे घाव वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे और बस तुम्हें 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी और घर पर ही अब बेड रेस्ट करना है। 2 दिन के बाद साधना को घर ले जाया जाता है। मम्मी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बार के लिए गुस्से को साइड रख दीजिए। क्या मतलब बेटा? घर पर मैं और पापा ही आपकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ एक लड़की का होना भी जरूरी है। इसीलिए मैंने निखिल को बोला कि वो नैना को यहाँ ले आए। लेकिन मैं उस लड़की से कुछ नहीं करवाने वाली। साधना प्लीज, अगर तुम्हारी ठीक से देखरेख नहीं की गई तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो सकती है, शायद पूरी उम्र भर के लिए। हाँ मम्मी, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही होगा, प्लीज। ठीक है। अपनी सेहत को देखते हुए साधना इस बात के लिए मान जाती है। निखिल भी नैना को अपने घर ले आता है। नैना डरी सहमी साधना के पास जाती है, लेकिन साधना उससे मुंह फेर लेती है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक तो मैंने होना ही है। नैना दिन रात साधना की खूब सेवा करती है और घर के बाकी लोगों का भी बहुत ध्यान रखती है। सुबह शाम साधना को नहलाना, कपड़े बदलना, खिलाना पिलाना सब काम नैना ही कर रही थी। पिछले 15 दिनों से तुम मेरा ध्यान रख रही हो, पर ये मत सोचना कि ये सब करके तुम मेरा दिल जीत लोगी। मम्मी जी, मैं आपका दिल जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझ कर रही हूँ। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? साधना ये बात सुनकर चुप हो जाती है। धीरे धीरे और वक्त निकलता है। वहीं रतन भी काम पर लग गया था और साधना भी काफी ठीक हो गई थी। नैना, जरा यहाँ आओ, मुझे बाथरूम जाना है। आ रही हूँ मम्मी जी, अब तो मैं चल लेती हूँ, बस थोड़ा सहारे की जरूरत पड़ती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, कुछ दिनों की बात है, बिना सहारे के भी चलने लगेंगी। साधना नैना का सहारा लेकर बाथरूम में जाती है। धीरे धीरे साधना का व्यवहार भी नैना के साथ अच्छा हो गया और साधना पूरे तरीके से अपने पैरों पर चलने लगी थी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आज तेरी वजह से ही मैं ठीक हुई हूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, हो जाती है गलती। मुझे भी उस दिन मंदिर में इतना नहीं बोलना चाहिए था। तूने इतनी जी जान से मेरी सेवा की है, शायद मेरी अपनी बेटी भी होती तो वो भी ना करती। ये तो मेरा फर्ज था मम्मी जी। हाँ बेटा, बस अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। थैंक यू बेटा। जल्दी से निखिल को बोलकर शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। नैना ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और साधना भी नैना को गले से लगा लेती है। तो घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। निखिल बेटा, अब लक्ष्य ने भी शादी की जिद कर रखी है। अब कैसे करेंगे समझ नहीं आता। चिंता मत करो मम्मी, उसे शादी का कोई मतलब नहीं पता, उसे तो बस खेलने के लिए कोई चाहिए। हाँ, साथ में जिद में ज्यादा से ज्यादा वो नैना के गले में माला ही डालेगा, उसे नहीं पता पत्नी क्या होती है। हाँ मम्मी, और मैंने नैना से बात कर ली है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी निखिल को अपने भाई जैसा ही समझती है। शादी वाले दिन निखिल और लक्ष्य दूल्हे बने थे और सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और तभी लक्ष्य का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ जाता है और बेहोश हो जाता है। हे भगवान, पानी लाओ जल्दी। 2 मिनट के बाद लक्ष्य को होश आता है, लेकिन ये क्या, गिरने के बाद तो मानो कोई जादू ही हो गया था। मैं सो गया था क्या? नहीं, तुम फिसल गए थे। ये लक्ष्य को क्या हुआ? वही तो मैं सोच रही हूँ। अरे क्या हो गया? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब बहुत खुश थे, लेकिन लक्ष्य को कुछ याद नहीं था। असल में सीढ़ियों से गिरने के कारण लक्ष्य की दिमागी हालत ठीक हो गई थी। निखिल उसे गले से लगा लेता है। तू ठीक हो गया भाई? मतलब मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होना था, पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। किसकी शादी हो रही है? बेटा, निखिल की शादी है और बहुत जल्दी तेरी भी करवाएंगे। हाँ हाँ, चलो जल्दी भाभी से तो मिलवाओ। निखिल और उसका परिवार आज डबल खुशी मना रहे थे, एक लक्ष्य के ठीक होने की और दूसरी निखिल की शादी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। गर्वित और गरिमा की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन न जाने क्या कारण था जो गरिमा की सास कमला गर्वित और गरिमा को दूर रखने की कोशिश करती थी। उस रात गर्वित जल्दी घर आ गया था।
अरे आ गए आप? आज तो जल्दी आ गए। हाँ, वो आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज है, देते रहिए ऐसे सरप्राइज। अच्छा तो अभी मैं खाना बना दूं आपके लिए या बाद में? अभी तो मुझे भूख नहीं है गरिमा, वैसे बना कर रख दो, जल्दी फ्री हो जाना, फिर एक सरप्राइज और दूंगा। अच्छा जी चलो ठीक है, मैं करती हूँ किचन का काम खत्म। गरिमा खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी उसकी सास कमला उसके पास आती है। अरे क्या कर रही है बहू? मम्मी जी खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, आज ये भी जल्दी आ गए हैं ना। तो क्या हुआ, जल्दी आ गया तो? पर अभी तो 7:30 ही हुए हैं, अभी तो उसे भी भूख नहीं होगी। हाँ भूख तो नहीं है, पर मैंने सोचा काम करके जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी खाना मत बना, ठंडा हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी बनाने में भी तो घंटा लग जाएगा, फिर 9:30 बजे तक तो खाना ही है। कहा ना तुझे अभी मत बना। ठीक है मम्मी जी, तो मैं अभी कमरे में जाती हूँ, आप बता देना जब भी बनाना हो। गरिमा अपने कमरे में जाने लगती है, तभी कमला उसे आवाज लगा लेती है। कहाँ जा रही है बहू, यहाँ आ। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसे कर, तू मेरे लिए चाय बना दे, कमरे में बैठकर क्या करेगी अभी? लेकिन मम्मी जी आप तो इस वक्त चाय पीती ही नहीं है कभी। अब क्या चाय भी मुझे तुझसे पूछकर पीनी पड़ेगी? बता भला, मेरा थोड़ा सर भारी हो रहा है, मेरा मन है चाय पीने का। अच्छा बना देती हूँ। और साथ में थोड़े से पकौड़े भी बना देना, चाय के साथ पकौड़े खाने का मन हो रहा है। ठीक है मम्मी जी। कमला कुछ भी करके गरिमा को बस काम में लगाए रखना चाहती थी, ताकि वो कमरे में ना जा पाए। और बेचारी गरिमा रसोई में चाय और पकौड़े बनाने लगती है। सब हो जाए तो रसोई अच्छे से साफ कर देना। लेकिन मम्मी जी अभी खाना तो बनाना ही है, उसके बाद एक साथ कर लूंगी सफाई। नहीं नहीं, गंदी रसोई में खाना नहीं बनाना, पूरी अच्छे से साफ करनी है, फिर ही खाना बनाना है। ठीक है मम्मी जी। तभी गर्वित भी फ्रेश होकर वहाँ आ जाता है और देखता है कि गरिमा किचन साफ कर रही थी। गरिमा तुम्हें 1 घंटा हो गया, अब तो काम हो गया होगा ना पूरा? नहीं अभी तो। फिर साफ क्यों कर रही हो? चलो जो भी है थोड़ा बहुत छोड़ दो, मम्मी कर लेंगी, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? मुझे थोड़ा बाजार का काम है, हम दोनों बाजार चलते हैं। लेकिन बेटा अभी तो सारा रोटी सब्जी बनाने का काम पड़ा है। क्या? फिर इतनी देर से गरिमा रसोई में क्या कर रही है? वो मैं चाय और पकौड़े बना रही थी। लेकिन इस वक्त चाय और पकोड़े कौन खा रहा था? वो बेटा मैंने ही कहा था, मेरा जरा सर में दर्द हो रहा था। मम्मी सिर में दर्द हो रहा था तो पकोड़े खाने की क्या जरूरत थी? तला हुआ नहीं खाना चाहिए था ना आपको? अब खाने के लिए भी मुझे सबसे पूछना पड़ेगा? बताओ भला, कभी कभी तो कुछ खाती हूँ मैं। इसका मतलब अभी तक खाना नहीं बनाया है? खाना तो मैं अब बनाऊंगी। मम्मी अब खाना आप बना लेना, अब तो आपका सिर का दर्द सही हो गया होगा ना, हम दोनों बाजार जाकर आते हैं जरा। तभी कमला जानबूझकर सर दर्द होने का नाटक करती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। नहीं बेटा, सच में बहुत दर्द हो रहा है, अगर दर्द ना होता तो मैं जरूर सारा काम कर लेती। हाँ मम्मी जी से नहीं होगा, रहने दीजिए, आप ही चले जाइए बाजार, हम फिर कभी चल लेंगे, मम्मी जी अभी ठीक नहीं है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। गर्वित वहाँ से बाजार चला जाता है और कमला अपनी चालाकी पर खूब खुश होती है और मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसका पति किशन लाल बैठकर नॉवल पढ़ रहा था। क्या बात है, बड़ी मुस्कुराती हुई आ रही हो, कौन सा तीर मार कर आ रही हो? अरे कुछ नहीं जी, मैंने तो क्या तीर मारना। लगता है तुम्हारा सिर का दर्द ठीक हो गया है ना? ये बात सुनकर कमला हैरान हो जाती है। पर आपको कैसे पता मेरा सर दर्द हो रहा था? जब तुम बाहर बैठकर सिर दर्द का नाटक कर रही थी तो मुझे सब सुनाई दे रहा था, मैं तुम्हारे पीछे ही था। आप मुझ पर हर वक्त नजर गड़ाए रखते हैं क्या? हाँ यही समझो, जानबूझकर तुमने गरिमा को गर्वित के साथ जाने नहीं दिया। हाँ नहीं जाने दिया, तो इससे आपको क्या लेना देना? घर की औरतों के मामलों में आप दखल मत दो। जब से गर्वित की शादी हुई है मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम गरिमा को उससे दूर ही रखती हो, क्यों भला? अरे तो क्या करूँ, न्यूछावर कर दूं अपने बेटे को उस कल की आई लड़की पर? न जाने कैसी लड़की है, 2 महीने में पता थोड़ी ना लगता है। इतना भरोसा भी नहीं है तुम्हें अपनी बहू पर? फिर शादी ही नहीं करनी चाहिए थी बेटे की। ऐसे कैसे न करती, शादी करनी तो जरूरी है, बस डर ये है कि कहीं वो मेरे बेटे को मुझसे छीन ना ले, इसीलिए थोड़ा हिसाब से ही रखती हूँ। ये तुम सही नहीं कर रही हो कमला, इससे उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, रहते तो साथ ही हैं, बस मैं ज्यादा चीपा चीपी नहीं करने देती। देख लेते हैं तुम्हारी इस करतूत का क्या नतीजा निकलता है। अब आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए इस उम्र में, कहीं दिमाग की नस न फट जाए जोर देने से। आराम से अपनी किताब पढ़िए बस। अगले दिन सुबह सब उठ गए और गर्वित एक्सरसाइज कर रहा था। ओह गरिमा, मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना देना, आज मेरा पोहा खाने का मन है।
ठीक है, आप कितनी देर में नाश्ता करेंगे? अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 1 घंटे में सब करके आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तब तक नहा लेती हूँ। गरिमा आधे घंटे में तैयार होकर किचन में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी कमला उसके पास आ जाती है। बेटा, क्या कर रही है? मम्मी जी, नाश्ता बना रही हूँ। आधे घंटे में गर्वित भी तैयार होकर आ जाएंगे, बाकी सबके लिए भी बना रही हूँ। बेटा, गर्वित ने अभी मुझे बोला है कि अभी उसे 1 घंटा और लग जाएगा। अच्छा, मुझसे तो नहीं कहा, तो मैं आपके और पापा जी के लिए बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, फिर सब साथ ही कर लेंगे, तब तक गर्वित भी आ जाएगा। अच्छा, ऐसा कर, तू छत पर जा, कपड़े सुखा कर आ, मैं रख कर आई हूँ ऊपर सुखाने के लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं सुखा कर आती हूँ। गरिमा छत पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर 3 बाल्टी में काफी सारे कपड़े रखे थे। गरिमा खुद से कहती है, अरे इतने सारे कपड़े कैसे हो गए? पता नहीं, मम्मी जी भी ना सारे कपड़े ही धो देती है। वहीं गर्वित तैयार होकर रसोई में जाता है और देखता है कि गरिमा वहाँ नहीं थी। मम्मी, ये गरिमा कहाँ है? मैंने उससे बोला था कि 1 घंटे में मेरे लिए नाश्ता बना देना। अच्छा, लेकिन वो तो ऊपर कपड़े सुखाने गई है आधे घंटे से। इसे बस हर वक्त घर के काम की लगी रहती है, मेरा तो कभी नहीं सोचती। अरे बेटा, गुस्सा मत कर। देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही पोहा बना कर रखा है, मुझे पता था तूने पोहा ही खाना है। अरे वाह मम्मी, माँ तो माँ ही होती है। कुछ देर के बाद गरिमा कपड़े सुखाकर नीचे आती है और देखती है कि गर्वित नाश्ता कर रहा था। अरे ये क्या, आप तो लेट आने वाले थे ना, फिर जल्दी कैसे आ गए? मैंने तुमसे 1 घंटे का कहा था, तो मैं 1 घंटे में ही आया था। लेकिन मैं तो बस कपड़े सुखाने गई थी, वो तो मुझे। तभी कमला उसकी बात काट कर बीच में ही बोल देती है, अरे बस कर, छोड़ो अब, तो क्या हुआ, मैंने बना दिए, गरिमा ने बना दिए, एक ही बात है। गर्वित इस बात पर गरिमा से थोड़ा नाराज था और नाश्ते के बाद वो ऑफिस चला जाता है और वहीं कमला मन ही मन खुश हो रही थी। कमला मन में कह रही थी, हाँ हाँ, मजा आ गया, बस मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। शाम के वक्त जब गर्वित घर आता है तो वो सीधा कमरे में चला जाता है और गरिमा उसके पास जाती है। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं। सॉरी ना बाबा, मुझे मम्मी जी ने बोला था कि आप लेट आओगे, इसीलिए मैंने पोहा नहीं बनाया था। कोई बात नहीं, घर के काम ज्यादा जरूरी है, मेरा क्या है। ऐसी बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके। गरिमा बार बार गर्वित को मनाने की कोशिश कर रही थी। तभी गरिमा गर्वित का हाथ पकड़ लेती है और उसे गले से लगा लेती है। अगर मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं रोती रहूंगी, देखना। तभी गर्वित हंसने लग जाता है। ये अच्छी धमकी है एक तो तुम्हारी। प्लीज। चलो ठीक है, माफ कर दिया। पक्का ना? आप नाराज तो नहीं है ना अब मुझसे? नहीं हूँ, लेकिन अब आगे से ऐसे मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं करूंगी, और मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, और आज जल्दी से काम खत्म कर लेना और कमरे में टाइम से आ जाना। मैं पहले ही कह रहा हूँ, लेट मत करना। हाँ हाँ करूंगी, वो मम्मी जी मुझे जल्दी खाना बनाने ही नहीं देती। तभी कमला उनके कमरे के बाहर से निकल रही थी और उनकी आवाज सुनकर वो वहीं रुक जाती है। तो मम्मी की कोई बात मत सुनो, बस जाकर जल्दी से काम खत्म कर लो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। गरिमा ने शर्माते हुए कहा, हाँ हाँ, आज मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, पक्का। ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर से नाराज हो जाऊंगा, देख लेना। नहीं नहीं प्लीज, आप नाराज मत होना, आप नाराज होते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सच्ची। हाँ तो जाओ, चलो चलो जल्दी जाओ, सब कर लो। कमला वहाँ से जल्दी से चली जाती है और गरिमा किचन में चली जाती है। कमला खुद से कहती है, अच्छा तो आज इनकी ये प्लानिंग बन रही है, अभी पानी फेरती हूँ इस पर। वहाँ से कमला रसोई में गरिमा के पास चली जाती है। क्या कर रही है बेटा? मम्मी जी खाना बना रही हूँ। अच्छा ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। ये सुनकर गरिमा काफी खुश हो जाती है। नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं बेटा, काम तो मिलजुल कर ही करना चाहिए। गरिमा और कमला दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। गरिमा बहुत खुश थी क्योंकि आज सारा काम टाइम से हो गया था। गरिमा खुद से कहती है, शुक्र है आज तो टाइम से हो गया काम, अब जल्दी से कमरे में चली जाऊंगी, आज गर्वित भी खुश हो जाएंगे। वहीं सब खाना खा लेते हैं और गर्वित अपने कमरे में चला जाता है और गरिमा के आने का इंतजार करता है। बेटा बस बर्तन धो ले, फिर तो फ्री है, आज टाइम से सो जाना। गरिमा थोड़ी देर के बाद बर्तन धोकर आती है और वो देखती है कि उसकी सास वही हॉल में बैठकर माला जप रही थी। मम्मी जी सारा काम हो गया और आप अभी तक सोने नहीं गई? मैं माला जप रही हूँ बेटा, बस अब सोने ही जा रही हूँ, तू भी सो जा। गरिमा अपने कमरे में जाने लगती है और तभी कमला की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी गरिमा मुड़कर देखती है तो कमला जमीन पर पैर पकड़कर बैठी थी। आह हे राम, बड़ा दर्द हो रहा है। गरिमा भागती हुई कमला के पास आती है। मम्मी जी ये क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मैं तो उठी थी, अचानक से पैर फिसल गया, सोने ही जा रही थी मैं भी। ओहो मम्मी जी,
आप भी ना ध्यान रखा करो, अब तो उठा ही नहीं जा रहा, लगता है मोच आ गई पैर में। हाँ, मैं पापा जी को बुलाती हूँ या गर्वित को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, उनको क्यों परेशान करना, इनको भी नींद आ गई होगी। अच्छा चलो, मैं आपको सहारा देती हूँ, आपके कमरे तक ले जाती हूँ। कमला गरिमा का सहारा लेकर धीरे धीरे उठती है और गरिमा उसे कमरे तक लेकर जाती है। मम्मी जी, अब आप आराम कीजिए, अब ये मोच तो 2-4 दिनों में ही सही होगी। नहीं नहीं बेटा, मेरे पास एक तेल है, उसे लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा हाँ, बस थोड़ी ज्यादा देर तक उसकी तेल मालिश करनी पड़ती है। ठीक है मम्मी जी, तो वो तेल लगा लो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बेटा मैं कैसे तेल लगाऊंगी, तू ही लगा देना। गरिमा अचानक परेशान हो गई थी क्योंकि उसने गर्वित को वादा किया था और वहीं गर्वित भी गरिमा का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ बेटा? अच्छा चल, तेरा मन नहीं है तो तू मत लगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं लगा देती हूँ, बस बेटा 20-25 मिनट मालिश करनी है, फिर देखना सुबह तक मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। गरिमा को बहुत बुरा लग रहा था कि आज फिर से उसने गर्वित को नाराज होने का मौका दे दिया था। कितनी अच्छी है मेरी बहू। वहीं कमला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कमला खुद से कहती है, देखा फेर दिया ना पानी, बस थोड़ा सा नाटक करना होता है। और गरिमा गर्वित के पास भी नहीं फटक पाती। असल में कमला गिरी नहीं थी, बल्कि सिर्फ नाटक कर रही थी और ना ही उसके पैर में कोई मोच आई थी। बेटा बहुत दर्द हो रहा है, बस ये तेल असर कर जाए। हाँ मम्मी जी, आप कह रही हैं तो असर कर ही जाएगा। गरिमा काफी देर तक कमला के पैर की मालिश करती रहती है और उसे आधा घंटा हो जाता है। मम्मी जी आधा घंटा हो गया है, इतनी मालिश काफी होगी? हाँ बेटा, अब तू सो जा, ऐसे तुझे भी खामखा लेट करवाया। कोई बात नहीं मम्मी जी। गरिमा जल्दी से कमरे में पहुंचती है और देखती है कि गर्वित को नींद आ चुकी थी और गरिमा काफी उदास हो जाती है। गरिमा खुद से कहती है, गर्वित आई एम सो सॉरी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गरिमा खुद पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन सब के पीछे कमला की सोची समझी चाल थी। अगले दिन सुबह गर्वित उठता है और सीधा अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना दो। मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। क्या बनाना है? नहीं, मम्मी बना देगी, तुम बाकी काम कर लो। गरिमा समझ गई थी कि गर्वित उससे नाराज क्यों था। अरे तो क्या हुआ बहू, मैं बना देती हूँ, एक ही बात है। कमला गर्वित के लिए नाश्ता बनाती है और गर्वित जल्दी से नाश्ता करके काम पर चला जाता है। क्या हुआ बहू, कोई बात है क्या? वो मम्मी जी, कल मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना कमरे में, तो ये नाराज हो गए मुझसे। अरे इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पत्नी को पति के लिए वक्त से ज्यादा मौजूद भी नहीं रहना चाहिए, वरना कदर नहीं होती। अच्छा सच में? और क्या, तो तू तो मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ, वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो सही होगा। गरिमा को लगा कि उसकी सास उसके भले के लिए कह रही है, लेकिन ये भी कमला की एक चाल थी। पर मम्मी जी, फिर भी एक बार ये शाम को घर आए तो आप इनसे कह देना कि आपके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। हाँ हाँ कह दूंगी, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। हाँ मैं कहूंगी, तो वैसे भी मेरा विश्वास नहीं करेंगे, आप ही कह देना। शाम के वक्त जब गर्वित घर आता है तो वो नजरें चुराकर नाराजगी से कमरे में चला जाता है और गरिमा भी उसके पीछे जाती है। गर्वित सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कोई बात नहीं करनी, रोज रोज की सॉरी से परेशान हो गया हूँ। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, कारण तो सुन लीजिए कि मैं क्यों नहीं आ पाई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा आप मुझे नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं, मम्मी जी बता देंगी, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, काम कर लो, काम जरूरी है। गरिमा वहाँ से चली जाती है और उसे उम्मीद थी कि उसकी सास उसके पक्ष की बात करेगी। तो सब लोग खाना खाने के लिए साथ बैठते हैं। अरे गर्वित बेटा, क्या बात है, आज नाराज सा लग रहा है बहू से। कुछ नहीं पापा। तभी गरिमा अपनी सास को इशारा करती है। क्या हुआ बेटा, क्यों नाराज है बहू से? मम्मी मैं तो नाराज नहीं हूँ, आपको किसने कहा है? मुझे तो गरिमा ने ही कहा था कि तू नाराज है, तो इसने बोला कि मैं तेरे से बात करूं। हाँ आप ही बात कर लो, इससे तो बात होती नहीं है, इसे काम से फुर्सत मिले तो ना। बेटा बहू पर क्यों नाराज हो रहा है, ये सब तेरी माँ का किया धरा है। मैं कुछ समझा नहीं। ये बात सुनकर कमला अचानक चौंक जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? बस मुझे सब पता है कमला, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। गर्वित और गरिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये तुम्हारी माँ को लग रहा है कि गरिमा तुम्हें उससे दूर कर देगी, इसीलिए वो बार बार गरिमा को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। तू खुद सोच बेटा, जब भी तेरा कोई काम होता है तो गरिमा गायब कैसे हो जाती है? क्या गरिमा ऐसा चाहती है? गर्वित अपने पापा की ये बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुझे पता है, कल भी गरिमा बेटी कब से काम करके फ्री हो गई थी, लेकिन तभी तेरी माँ ने गिरने का नाटक किया। इसे कोई मोच वोच नहीं आई थी
और बेचारी गरिमा आधे घंटे तक इसका पैर मसलती रही। लेकिन मेरे पैर में सच में मोच आई थी। अच्छा, ऐसी भला कौन सी मोच होती है जो रातों रात ठीक हो गई? ऐसा कौन सा जादुई तेल था तुम्हारे पास? किशन लाल की ये बात सुनकर गरिमा का भी दिमाग चलने लगता है। बेटा, तू अपने बाप की बातों में मत आ। कमला जानती थी कि किशन लाल सच कह रहा है, इसीलिए वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है। मम्मी, क्या पापा सही कह रहे हैं? नहीं तो बेटा, मैं भला ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। तो फिर मुझे ये बताइए कि आपकी मोच एक रात में ठीक कैसे हो गई? बेटा, वो तो तेल ही ऐसा था। अच्छा, मुझे भी दिखाओ कौन सा तेल है। गरिमा, जाओ लेकर आओ वो तेल। अभी लाती हूँ। तो गरिमा कमरे से तेल लेकर आती है और गर्वित उसे चेक करता है। मम्मी, ये तो नवरत्न तेल है, इससे कब से मोच ठीक होने लगी? नहीं नहीं बेटा, वो। कमला, बस भी करो। और कितना झूठ बोलोगी? एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल रही हो। चाहे मैंने झूठ बोला या सच बोला, पर मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना। तुम अपने बेटे का नुकसान कर रही हो। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? मम्मी, आपकी वजह से मेरे और गरिमा के बीच कितनी दूरी आने लग गई, और आप अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। गरिमा भी ये सच जानकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। मम्मी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, आपकी हर बात सुनती हूँ, और आपने ये सब किया। ज्यादा मत बोल, तू इस घर की बहू है, बेटी मत बन। पर मैं किसी की तो बेटी हूँ ना। मम्मी जी, आप भी तो किसी की बेटी थी। क्या आपकी सास ने भी आपके साथ ऐसा किया था? नहीं नहीं बेटा, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, कभी भी कमला को कुछ नहीं कहती थी। अब ज्यादा अपनी माँ की तारीफें मत कीजिए। मम्मी, दादी के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, और वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी अचानक डोर बेल बजती है। अरे, रात के 10 बजने वाले हैं, इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूँ पापा। गर्वित जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने उसकी बहन आस्था बड़ा सा सूटकेस लिए खड़ी थी। गर्वित हैरान हो जाता है। अरे आस्था, तुम इस वक्त, वो भी इतना सारा सामान लेकर? क्या बात है? पहले मुझे अंदर तो आने दो। आस्था को इस तरह से देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। अरे आस्था बेटा, इस वक्त अकेली कैसे आई है? ये सामान सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? पापा, मुझे देखकर आपको लग रहा है क्या सब ठीक है? अगर ठीक होता तो आती क्या ऐसे? तो क्या हुआ बेटा, ऐसी क्या बात होगी जो रात में तुझे आना पड़ा? हाँ, मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब ये सब छोड़ो। मेरा दिमाग फट रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। पर बेटा, बात तो बता, क्या हुआ है? दीदी, आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। हाँ भाभी प्लीज, एक आप ही मुझे सही से समझती हैं। गरिमा अपनी ननद आस्था के लिए कॉफी बनाने चली जाती है। आस्था बेटी, शांत हो जा। अभी हम तुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करते, कल करेंगे। मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ पापा, आस्था थोड़ी परेशान लग रही है, अभी थोड़ा रिलैक्स होने दो, हम कल बात कर लेंगे उससे। बेटा, मुझे तो बता दे क्या बात हुई है। मम्मी प्लीज, आपको समझ में नहीं आता क्या? एक बार मुझे आराम से बैठने तो दो, आते ही मेरे पीछे लग गई हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर। तभी गरिमा कॉफी लेकर आ जाती है। दीदी, आप आराम से कॉफी पीजिए। हाँ भाभी, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो आपकी सास सही है। मेरी सास तो इतनी बुरी है कि पूछो ही मत। अच्छा, अब मैं समझी, ये सारा तेरी सास का किया धरा है, उसकी वजह से तुझे यहाँ आना पड़ा। हाँ मम्मी, और आपने ही तो मुझे कहा था कि सास की कोई बात बर्दाश्त नहीं करनी, तो इसीलिए मैं आपकी सीख पर ही चल रही हूँ। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं मम्मी, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अरे ऐसी थोड़ी ना मैं तेरा घर उजड़ने दूंगी। ये बात सुनकर गर्वित हंसने लग जाता है। एक तो आप आस्था को उसकी सास के खिलाफ भड़काती हैं, और मेरा घर तो आप उजाड़ने पर आ गई थी, अब आस्था का घर क्या बचाएंगी? ये सुनकर आस्था हैरान हो जाती है। क्या मतलब है गर्वित, मम्मी ने क्या किया? आस्था, तुम अभी आई हो, बहुत टाइम बाद, सब पता लग जाएगा धीरे धीरे कि क्या किया है मम्मी ने। मम्मी बताओ ना, क्या बात है? अरे कुछ नहीं है, ये सब तेरे पापा का किया धरा है। चलो गरिमा, हम सोने चलते हैं। अरे बहू, रसोई में बर्तन पड़े हैं धोने वाले, वो तो धो दे। कोई जरूरत नहीं है अभी बर्तन धोने की, गरिमा कल धोएगी बर्तन। हाँ मम्मी जी, कल धो दूंगी। अच्छा, तो अब तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसे करोगे? अपने पापा की बातों में आ गया है गर्वित तू। लेकिन पापा ने जो कहा है वो पूरा सच था, मुझे पापा की आदत पता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। गरिमा और गर्वित अपने कमरे में चले जाते हैं और कमला उन दोनों के इस व्यवहार से चिढ़ जाती है। देख, बहू के तेवर और बेटा भी ऐसा हो गया है। अरे मम्मी, मुझे ये सब नहीं देखना, मैं तो खुद परेशान होकर आई हूँ। फालतू का ड्रामा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कमाल है, मेरी बात तो ना मेरा बेटा सुनता है ना मेरी बेटी। मैं तो सोने जा रही हूँ,
अगले दिन सुबह ही आस्था का पति अभय उसे लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। अरे जीजा जी, कैसे हैं आप? आइए आइए। आओ बेटा आओ। नमस्ते पापा जी। बेटा क्या बात हो गई? मम्मी जी, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, बस आस्था को ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। छोटी छोटी घरेलू बातें हैं बस। कोई बात नहीं बेटा, हम आस्था को भी समझाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर नहीं छोड़ा करते। हाँ पापा जी, वैसे आस्था है कहाँ? जीजा जी, वो अपने कमरे में है, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। गर्वित आस्था को बुलाने जाता है और आस्था आराम से मोबाइल में गेम खेल रही थी। आस्था, जीजा जी आए हैं, चलो बात कर लो। मुझे कोई बात नहीं करनी। ऐसे क्यों कह रही हो? जीजा जी खुद चल कर आए हैं। तो मैं क्या करूं? मुझ पर कोई एहसान थोड़ी ना किया है। तुम जाओ यहाँ से। गर्वित वहाँ से चला जाता है और आस्था अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या हुआ गर्वित, नहीं आई ना वो? हाँ जीजा जी, लगता है ज्यादा ही नाराज है। मम्मी जी, पापा जी, आप ही समझाइए उसे। अब मैं आस्था को लेने आया हूँ, जो भी बात होगी हम घर पर जाकर कर लेंगे, और अब वही तो है उसका घर। हाँ भाई बेटा, तुम सही कहते हो। अभी मैं उसे समझा कर लेकर आता हूँ, रुको। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर मेरी बेटी नहीं जाना चाहती तो? लेकिन मम्मी, जीजा जी उन्हें खुद लेने आए हैं, फिर भी दीदी ऐसे कर रही है, ये गलत बात है। अरे हमें क्या पता क्या बात हुई है? पूरी बात तो सुनूं आस्था की, तभी तो जाकर पता लगा पाऊंगी कि किसकी गलती है। किशन लाल आस्था को बुलाने जाता है, लेकिन आस्था दरवाजा नहीं खोलती। बेटा दरवाजा खोलो, एक बार दामाद जी से बात तो कर लो। मुझे कोई बात नहीं करनी। उन्हें कह दो कि मेरी लड़ाई उनसे कम और मेरी सास से ज्यादा है। मेरी सास मुझे क्यों नहीं लेने आई? आस्था इतनी जोर जोर से बोल रही थी कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को सब सुन रहा था। हाँ बेटा बता, समधन जी क्यों नहीं आई? मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है। जब से आस्था घर छोड़कर गई, उन्होंने ये बात अपने दिल से लगा ली है। ऐसा भी कोई उनका बहू से प्यार नहीं है कि दिल से लगा ले? लेकिन मम्मी जी, आप मेरी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। आप नहीं जानती ना कि क्या बात है। तो दामाद जी आप ही बता दो, क्या बात है? मम्मी जी, मुझे भी पूरी बात नहीं पता है। मैं कहाँ दिन भर घर पर रहता हूँ। इनकी सास बहू की आपस की बात है। तो फिर ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करके ही इसे भेजूंगी। इसका मतलब आप आस्था को कुछ नहीं समझाएंगे और उसे नहीं भेजेंगे मेरे साथ? नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं है। आस्था बहुत जिद पकड़ कर बैठी है, आप देख ही रहे हैं। पापा के जाने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल रही है। अभय को देखकर काफी गुस्सा आता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आस्था से कहना कि मैं दोबारा उसे लेने नहीं आऊंगा। रुकिए जीजा जी। लेकिन अभय नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा गर्वित, जाने दे दामाद जी को, हम आराम से आस्था से बात करेंगे। आप तो रहने दीजिए, आप आस्था को शय दे रही हैं। थोड़ी देर के बाद आस्था अपने कमरे से बाहर आती है। आस्था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जीजा जी की बेइज्जती हुई है इस घर में। हाँ आस्था, ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? तुम चुप रहो कमला, तुम्हारे इस व्यवहार से ही ये सब खराब हो गया। लेकिन पापा, आप नहीं जानते मेरे साथ उस घर में क्या क्या होता है। हमें कैसे पता लगेगा? तुम हमें बताओगी तभी पता लगेगा ना। आस्था, समस्या बताने से ही समस्या का हल हो सकता है। अब मेरी बेटी कह रही है कि वो किसी समस्या में है, तो सच ही कह रही होगी ना। बताओ आस्था, क्या बात है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आस्था देखो, तुम्हारी सास मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन कम से कम वो तुम्हें जीजा जी से दूर तो नहीं करती होगी ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हारी सास ने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हारे और जीजा जी के बीच दूरियां आ जाएं? तुम एक दूसरे से नाराज रहने लगो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब तुम्हारी सास गरिमा की सास से तो बहुत अच्छी है। क्या मतलब? मम्मी ने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें पता है, मम्मी जानबूझकर गरिमा को काम में लगाए रखती थी ताकि वो मेरे साथ वक्त न बिता सके। ये तो मुझे पापा ने सारी सच्चाई बताई थी। मम्मी, क्या ये सब सच है? अरे घर की बेटी के ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हाँ दीदी, ये सब सच है, लेकिन मैंने कभी भी मम्मी जी का विरोध नहीं किया। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि सास माँ की तरह होती है और मैंने इन्हें माँ की तरह ही समझा, इनकी हर बात मानी। हाँ बेटा, गरिमा बहुत अच्छी बहू है, लेकिन कमला को इसकी कदर नहीं है। इसे लगा कि ये गर्वित को छीनने आई है। मम्मी, आप भी कमाल करती हो सच में। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। अब मैं सुधर गई हूँ। अब मुझे भाषण देना बंद करो। तभी कमला का फोन बजता है और वो आस्था की सास सुमन का फोन था। अरे आस्था, तेरी सास का फोन आ रहा है, तो बात कर लीजिए अगर करनी है तो। ठीक है। कमला फोन उठाती है। कॉल पर, समधन जी, अभय आस्था को लेने आया था, वो क्यों नहीं आई? देखिए समधन जी, ये सारी बातें तो हम आपस में बैठकर ही करेंगे, फोन पर इतनी बात होती ही कहाँ है। लेकिन समधन जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम कीजिए, ठीक हो जाइए, फिर आ जाना बात करने। ठीक है, जरा फोन पर बात करवा दो उससे। वो नहीं करेगी,
और वैसे अगर आपको अपनी बहू की इतनी ही परवाह थी तो आपको भी उसे लेने आना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मेरी तबीयत नहीं थी। तो ठीक है, आप पहले तबीयत ठीक कर लीजिए, फिर बहू की याद आ जाए तो उसे लेने आ जाना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी मेरी बहू को लेने। 2 दिन के बाद शाम के वक्त गर्वित और गरिमा बाजार चले जाते हैं और थोड़ी देर में उनके घर पर आस्था की सास सुमन आ जाती है। समधन जी, मैं मेरी बहू को लेने आई हूँ। हाँ हाँ, आप ही की बहू है, आप बिल्कुल लेकर जाइए। लेकिन पहले मुझे बात तो बताइए क्या हुई है। आप आस्था को बुला लीजिए, हम तीनों बैठकर बात कर लेते हैं।